प्रदेश पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मार्केट का प्राइम टाइम शो पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्रवतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे। कल बाजारों में हमने चौतरफा कोहराम देखा। एशिया में सारे के सारे बाजार टूटे और यूएस फ्यूचर से भी संकेत कमजोरी के थे, लेकिन कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग दिखाई है और हमने ये देखा कि नेस्डेक हरे निशान में आके बंद हुआ। डाउ जोन्स में लोअर लेवल से करीब 1300 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और आज जो पिक्चर है वो है हरी हरी। डाउ फ्यूचर्स में भी अच्छी तेजी हो रही है और एशिया के बाजारों ने रिबाउंड करने की कोशिश की है। कितनी सस्टेनेबल है, क्या टैरिफ की चिंता टल गई है, क्या कुछ चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में और बाकी देशों के साथ, इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। क्या बाजार में आज आप रिकवरी का ट्रेड लेना है? क्या अगर आप निवेशक हैं तो आपको पैसे डिप्लॉय करने हैं लोअर लेवल्स पर? इस पर हमारा खास फोकस होगा। बढ़िया ट्रेड जानेंगे, बढ़िया शेयर जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अगले 2.5 घंटे तक। लेकिन चलिए 4 बड़े ट्रिगर से शुरुआत कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर 4 तस्वीरों के माध्यम से उन ट्रिगर्स को आपके सामने हम रखेंगे। तो अमेरिका में रिकवरी बहुत ही जबरदस्त रही है और 1300 अंक संभला है। डाउ जोन्स और नेस्डेक में करीब 800 अंकों के आसपास की रिकवरी रही और फिलहाल डाउ फ्यूचर करीब 750 अंक ऊपर आकर कारोबार कर रहा है। नेस्डेक फ्यूचर में करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी है और जापान का बाजार निक्केई करीब 6.5% ऊपर है। 3 दिनों के तगड़े वाले सेल ऑफ के बाद आप निक्केई को देखेंगे तो करीब 2000 अंकों के आसपास की तेजी आज आपको दिखेगी। गिफ्ट निफ्टी 400 अंक ऊपर है। आज भी आप वोलेटाइल सेशन के लिए देखिए बाजार में तैयार रहिए। ये मौके बनेंगे, लोअर लेवल से वैल्यू बाइंग की कोशिश होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सतर्कता के साथ, बहुत हेवी नहीं रहना है बाजार में। ट्रेडिंग माउस अगर आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक अपने एक्सपर्ट से हम जानेंगे और आप उसका फायदा उठाइएगा बाजार में। आज एफआईज को लेकर थोड़ा सा तनाव फिर से बढ़ा है क्योंकि 6 दिन की बाइंग के बाद अब 6 दिन की बिकवाली भी आ चुकी है और कल बिकवाली का बड़ा आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। हालांकि उसको ऑफसेट किया है डीआईज ने, लेकिन 6 दिन में करीब 27,000 करोड़ रुपए की अगेन एफआईज ने सेलिंग कर दी। तो जो एक बाइंग का सिलसिला शुरू हो गया था फिर से वो तब्दील हो गया, पूरी की पूरी तरह से वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड लोअर लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। अपने लिए अच्छी बात है कि $65 का कच्चा तेल हम देख रहे हैं। अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने फंडामेंटल्स के लिए, अपनी तमाम इंडस्ट्रीज के लिए सस्ता अगर कच्चा तेल रहे तो ही ठीक है। और ये ब्रेंट क्रूड है 65 के आसपास, थोड़ी सी लोअर लेवल से बाइंग आई है बट चिंता की बात नहीं है। कंपनीज के बिजनेस अपडेट आ रहे हैं। टाइटन का अच्छा Q4 का अपडेट आया है। देखते हैं कि शेयर में क्या 3000 रुपए के भाव से रिकवरी आती है, क्योंकि कल हमने टाटा ग्रुप के शेयर में अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखी। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप टाटा ग्रुप से साफ हो गया था और टाइटन भी कल बिकवाली का शिकार हुआ। लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई थी। आज हो सकता है कि आज मजबूती लौटे क्योंकि Q4 के अपडेट अच्छा है और आज से मारुति ने जो दाम बढ़ाने का जो फैसला किया था, प्राइस हाइक आज से इंप्लीमेंट कर रही है ग्रैंड विटारा समेत कई मॉडल्स पर। तो ये 4 अहम ट्रिगर, 4 तस्वीरों में खबरें आपको हो सकते 8 दिख जाएंगी, लेकिन इन्हीं के अराउंड अपने हम आज डिस्कशन को रखेंगे बड़े एक्सपर्ट्स के साथ। सबसे बड़े संकेत तो आपने सुने मंगलवार की सुबह और फाइनली कह सकते हैं कि विदेशी बाजारों ने राहत की सांस ली है। गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन हरे निशान में, एशियाई बाजार हरे निशान में। कल जबरदस्त रिकवरी निचले स्तरों से हमने देखा अमेरिकी बाजार में और फ्यूचर्स का ट्रेंड भी मजबूती भरा। लेकिन भारतीय बाजार के लिए कल का सत्र अगर याद कीजिएगा, मार्च 2020 के बाद सबसे खराब ओपनिंग कल सुबह हमने देखी और फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स जिसकी हम लगातार बात करते 65% तक के अपमूव के साथ ट्रेड कर रहा था, जो कि बड़ा कंसर्न। लेकिन कल की तस्वीर और आज की तस्वीर बिल्कुल विपरीत। डोमेस्टिक मार्केट्स की तरफ भी आएंगे, लेकिन विदेशी बाजार में अभिषेक काफी सारे ट्रिगर्स तो है ही। मजबूती के साथ इस वक्त ट्रेड जरूर देखने को मिल रहे हैं एशियाई बाजार में, गिफ्ट निफ्टी की इम्प्लाइड ओपनिंग में। लेकिन ट्रंप और चीन के बीच कह सकते हैं कि वार पलटवार का सिलसिला अब भी जारी है। ग्लोबल सेटअप कैसा दिख रहा है? मानसी देखिए, हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं ना, एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डेड कैट बाउंस। क्या ये वही बाजार में डेड कैट बाउंस है या फिर ये सस्टेन कर पाएगा? ये देखने वाली चीज़ होगी। आज के सत्र से काफ़ी ज़्यादा ये साफ हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ग्लोबल बाजार हैं, यूएस के टैरिफ के बाद, चीन के रिटेलिएटरी टैरिफ के बाद 15-15, 16% टूटे हुए थे। तो कल की जो रिकवरी है ना, ठीक है, थोड़ी राहत जरूर है यूएस डाउ में और नेस्डेक में लोअर लेवल से, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि जो जिन 2 इकोनॉमीज को लेकर तनाव था,
चीन और अमेरिका आपस में अभी भी मतलब झुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि आप अपना 34% का टैरिफ हटा लीजिए, अदरवाइज हम आप पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। और डेडलाइन क्या दी थी ट्रंप ने? डेडलाइन दी थी सिर्फ एक दिन की। कहा कि आप 8 तारीख तक ये डिसीजन ले लीजिए हटाने का, अदरवाइज हम 9 तारीख से आपके ऊपर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। अभी सुबह सुबह चीन के वाणिज्य मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम ये अमेरिका की धमकी बर्दाश्त करेंगे नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, और जो भी करना है बातचीत करके हम कोशिश कर रहे हैं अमेरिका के साथ करने की। लेकिन इस धमकी से हम डरने वाले हैं नहीं। हम चीन के हितों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी कदम है वो कदम हम जरूर उठाएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये है कि कल रिकवरी बहुत स्ट्रांग रही है अमेरिकी बाजारों में। डाउ जोन्स में करीब करीब 1350 अंकों के आसपास की रिकवरी, नेस्डेक में करीब करीब रिकवरी जो रही वो 800 अंकों के आसपास की रही। और आज यूएस फ्यूचर से संकेत अच्छे हैं, बढ़िया तेजी आज हो रही है डाउ फ्यूचर्स में, नेस्डेक फ्यूचर में। और अगर आप एशियाई बाजारों को देखेंगे तो वहां पर भी मजबूती के ही संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि निकेई जो टूटा था 3 दिन तक बहुत ही हेवी सेल ऑफ का शिकार हुआ था। क्योंकि अमेरिका, देखिए अमेरिका में जापान की जो ऑटो कंपनीज उनका बड़ा एक्सपोजर है, निसान है, होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, ये तमाम कंपनीज जो अपनी गाड़ियां बेचती हैं अमेरिका में, तो उसके चलते वहां पर गिरावट भारी आई थी। आज रिकवरी की कोशिश हो रही है और हांगकांग में भी रिकवरी है 1.5% के आसपास की। अगर हम चाइना की बात करें, हल्की सी तेजी वहां पर भी है, कोरिया में भी तेजी है। गिफ्ट निफ्टी 450 अंक दिखा रहा है। ये 450 अंक आप देखिए, कल के सत्र में निफ्टी में करीब करीब 400 अंकों के आसपास की रिकवरी आई थी। निफ्टी बैंक की बात करें, करीब 700 अंक रिकवर करके बंद हुए थे। और इस टैरिफ वॉर में ग्लोबली जो बाजार गिरे हैं, एक डेटा में रीड कर रहा था, सबसे कम जो गिरावट आई है वो भारतीय बाजारों में आई है। निफ्टी में रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद 5% की ही गिरावट रही है। कुछ कुछ चिंताएं हैं, बट कुछ कुछ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है, कुछ कुछ अच्छी चीजें होने वाली हैं। देखिए एफआईआई फिर से बेच रहे हैं, इसको लेकर थोड़ा सा तनाव बढ़ेगा, लेकिन क्रूड आपके लिए सस्ता है। कल आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी और दरें घटने की उम्मीद है, और अर्निंग सीजन माना जा रहा है कि ठीक ठाक रह सकता है। जो शुरुआती जो बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो भी ठीक ठाक रहे हैं। तो क्या अपने फंडामेंटल बाजार को स्ट्रेंथ देंगे या फिर अभी टैरिफ का एंगोर बाकी रहेगा? इसके बीच अभी कशमकश कम से कम 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन अभी और चल सकती है। हालांकि अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट ने ये कहा है कि 70 से ज्यादा देश हमें अप्रोच कर चुके हैं नेगोशिएशन करने को लेकर टैरिफ के मसले पर, और उसमें उन्हें जापान का भी नाम लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया में कम से कम जून तक का तो समय लगेगा। तो मान के चलिए कि थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति रहेगी, लेकिन काफी ज्यादा हम गिरावट के शिकार हो गए। देखते हैं क्या होता है। चलिए अब यहाँ से चर्चा की शुरुआत करते हैं, और डिब्बी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एफआईआईज वाली चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद निफ्टी बैंक पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले एक अपने ग्लोबल एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। शिकागो से एनसिड कैपिटल के अनुराग सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए 18 आवर्स स्वदेश पर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले अनुराग सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि देखिए, हम जो न्यूज़ आ रही है हम उसको एसेस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, चीन भी कह रहा है कि नहीं हम भी नहीं झुकेंगे। आपको क्या लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये तनातनी बनी रहेगी और बाजारों को भी और परेशान करेगी ये? हाँ, सो अभिषेक, देखिए आज एक ऐसी फीलिंग आई कि गेम जो है वो ट्रम्प के हाथ से बाहर निकल रहा है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए एक आध दिन का मार्केट बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन आई थिंक वेयर द प्लॉट इज बीइंग लॉस्ट इज दैट व्हाट द एंड गेम ऑफ दिस, ये किसी को क्लियर नहीं है। और एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साफ सफाई से कंट्रीज को शेयर नहीं कर रहा है कि ये हमारा फॉर्मूला है, ये नॉन टैरिफ बैरियर्स को ये वेटेज दिया है हमने, टैरिफ बैरियर्स को इतना दिया है। और अब कुल मिला के जैसे वियतनाम ने कहा कि अगर हम जीरो कर देते हैं, तो ट्रम्प साहब ने कहा ये भी काफी नहीं, क्योंकि आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स भी बहुत हैं। अल्टीमेटली व्हाट इज द एंड गेम? आपको रेवेन्यू रेज करना है 400 बिलियन का, तो फिर टैरिफ्स हटेंगे ही नहीं, फिर तो रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कमेंट्स आ जाते हैं कि हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो आई थिंक दे विल हैव टू वेरी क्विकली डिफाइन द एंड गेम, राइट? और उसको कैसे मेजर करेंगे आप, राइट? क्या जॉब्स में कोई ग्रोथ आएगी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स बढ़ेंगे? तो ये एक इट्स अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक अभिषेक, आई वुड से,
दैट इज वेयर दे आर लूजिंग द प्लॉट. अभी थैंकफुली आज एक थोड़ा रिकवरी आ गई बिकॉज यूरोपियन यूनियन से एक अच्छा बयान आया. बट अगर इसमें देर हुई ना, तो अभी तो देखिए लार्जर इकोनॉमी में कोई डैमेज नहीं है. जॉब्स डेटा कुछ दिन पहले आया, बहुत अच्छा डेटा था. इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट अभी बिल्कुल फिट है, 4.1 4.2 के बीच में है. जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं. लेकिन कंपनीज अब स्टॉल मोड में चली गई हैं, डिसीजंस नहीं ले रही हैं. एंड इन दैट केस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस उनको क्लैरिटी आए, राइट. और वो हायर नहीं करेंगे तो क्विकली ये डैमेज मेन स्ट्रीट में पहुंच जाएगा. और एक बार एम्प्लॉयमेंट मार्केट हाथ से निकला और इन्फ्लेशन टैरिफ की वजह से बढ़ेगा, तो ना फेडरल रिजर्व रेट काट पाएगा और ना हायरिंग बढ़ पाएगी और इकोनॉमी वीकन हो जाएगी. तो अभिषेक, ये दो तीन चीजों से अभी हम डील कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि नैरेटिव ट्रम्प साहब के हाथ से स्लिप हो रहा है. एंड ही क्विकली विल हैव टू फिगर आउट टारगेट्स कि क्या क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली इसके थ्रू. अनुराग, हाय, गुड मॉर्निंग. मानसी दिस साइड. थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम. सही कह रहे हैं आप. एक तरह से सिचुएशन जो है, मानो प्रेशर टेक्निक का इस्तेमाल किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, लेकिन उल्टी ही पड़ती दिखी प्रेशर टेक्निक जो है. इन सिनेरियोज में अनुराग, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक का रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट से लेकर अब तक अक्रॉस द ग्लोब डैमेज काफ़ी हुआ है. चाहे टेक्निक कोई भी इस्तेमाल की गई हो, स्ट्रैटेजी कोई भी इस्तेमाल की गई हो, या फिर एक तरह से इंटेंशन कुछ भी हो, अक्रॉस द ग्लोब जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिखे हैं, भारतीय बाजार भी टूटे और बाकी सारे बाजार के भी हालात हमने पिछले दिनों देखे हैं. व्हाट डू यू थिंक, इकोनॉमी लगातार जिस तरह से पैन आउट होती हुई दिख रही है, इकोनॉमी में कंसर्न्स ऑलरेडी थे. भारतीय बाजार की ही अगर बात करें, मानो संभलने की कोशिश कर रहे थे और ये टैरिफ अनाउंसमेंट्स आ गए और फिर से हम लुढ़क गए. सिचुएशन इकोनॉमी के लिए किस तरह की आगे साबित होती नजर आएगी? किस तरह का डैमेज हुआ है, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करना चाहिए आपके हिसाब से? ओके. मानसी, दो तीन पहलू हैं आपके सवाल के, एक बार केयरफुली एड्रेस करते हैं. वन, देखिए ग्लोबल मार्केट्स में हलचल क्यों हो रही है, बिकॉज इसको एड्रेस करने के लिए हमें ये जानना जरूरी कि अल्टीमेटली मार्केट्स आर एंटिसिपेटिंग दैट इकोनॉमीज विल रन इनटू रिसेशन, विच मीन्स चाहे यूएस इकोनॉमी हो और चाहे यूरोपियन इकोनॉमी हो, वो ट्रेड वॉर्स में एक दूसरे पर टैरिफ लगा देंगे, विच विल बी ए नेट नेगेटिव फॉर ग्लोबल इकोनॉमी. सो सब रिसेशन में अल्टीमेटली आ जाएंगे. यूरोपियन इकोनॉमी तो 1% से ग्रो कर रही थी. यूएस इकोनॉमी अगर गवर्नमेंट में भी स्पेंडिंग कट होगी और यहाँ टैरिफ में भी ट्रेड में अगर 1-2% का ड्रॉप आता है जीडीपी में, तो हम भी नेगेटिव में स्लिप हो सकते हैं, राइट. एंड दिस विल रिवर्बरेट थ्रू आउट द ग्लोबल इकोनॉमी. तो एक ये रिस्क मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है. अभी ग्राउंड पे रिस्क हुआ नहीं है, लेकिन इट इज एंटिसिपेटेड बिकॉज टैरिफ्स तो 9 तारीख तक एक्शन में आने हैं. एक और चीज कहना चाहता हूँ मानसी, बिफोर आई कम टू द इंडियन मार्केट. द गेम वेयर दे लॉस्ट इज दैट ये ब्लैंकेट टैरिफ कर दिए हैं यूएस ने. पहले जो 2016 से 20 में जो टैरिफ लगे थे वो बड़े टारगेटेड थे. सो मार्केट कैन एब्जॉर्ब अ वेरी टारगेटेड टैरिफ कि ऑटो पे है और सेमीकंडक्टर्स पर है या फार्मा पर है. लेकिन रियलिस्टिकली ये समझना पड़ेगा कि सर्टेन थिंग्स लाइक गारमेंट्स, शूज, टॉयज, अदर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ये यूएस में नहीं बना सकते हैं आप किसी भी रेट पर. तो अल्टीमेटली इससे अमेरिकन कंपनीज का ही नुकसान है. और वो कैपिटलिज्म का जो प्रॉफिट कंपनीज का यूएस में आता था, आप उसमें से एक शेयर गिव अवे कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को. सो दैट इज वन रिस्क. नाउ टू योर पॉइंट मानसी, देखिए ग्लोबल इकोनॉमी में एक तो अभी भी डैमेज कुछ ज्यादा हुआ नहीं है. वन इज दैट दीज स्टेप्स कैन क्विकली बी रिवर्स्ड. अगर ट्रम्प साहब इसमें, या सपोज यूरोपियन यूनियन भी अगर क्विकली नेगोशिएट करके ऑफ रैंप ले लेते हैं, थोड़ा बैकफुट पे ट्रम्प साहब भी चले जाते हैं, आई थिंक इट विल बी अ लार्जर गुड. चाइना से तो अभी बयान आया है थोड़ी देर पहले ही कि दे आर विलिंग टू रैंप अप द फाइट. सो आई डोंट नो वो कहाँ पर एंड होगा. थर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ दिस इज चाइना 2018-19 के बाद से एक्सपोर्ट्स यूएस में, उसके एक्सपोर्ट्स यूएस में नहीं बढ़ रहे थे डायरेक्टली थ्रू चाइना.
वो नंबर वहीं पे स्टैग्नेंट था। वो क्यों था? बिकॉज उसके बाद जब टैरिफ्स आए तो चाइना ने नेबरिंग कंट्रीज से रीबैजिंग करके अपना सामान भेजना शुरू कर दिया। तो यू सॉ वियतनाम गेन्ड बिग टाइम, नॉट बिकॉज दे वर मैन्युफैक्चरिंग बट दे वर लॉट ऑफ रीबैजिंग वाज हैपनिंग थ्रू वियतनाम, कंबोडिया, लॉट ऑफ अदर प्लेसेस नियर बाय, राइट? अब उन पे भी टैरिफ आ गए हैं। हाउ ट्रम्प रिस्पॉन्ड्स टू दोज कंट्रीज, इट विल हैव टू बी सीन। सो एक अनुराग ये सर, इसका कॉन्टेक्स्ट है। अनुराग सर, एक चीज जरा बता दीजिए। देखिए, जी ये एस्केलेशंस चल रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच में, और कोई झुकने को तैयार नहीं है। आप जरा ये बताइए कि हमने फॉल बाजार में अच्छा खासा देख लिया है, भारतीय बाजार भी हाँ गिरे, एशियन मार्केट भी गिरे, और खुद अमेरिकी बाजार काफी ज्यादा गिरे। अब ये जो हाँ पूरी तनाव है, ये प्राइस्ड इन है या फिर अभी और पेन देखेंगे? थोड़ा सर हाँ, बहुत इसको अच्छा। अच्छे से बता दीजिए। ठीक है जी, बहुत अच्छा है। तो देखिए, इसमें अभिषेक दो अलग सवाल बनते हैं। एक, यूएस मार्केट का देखिए रैली जो जो भी थी ना, वो दो दो किस्म की रैली थी। हम उसको देखते हैं, मार्केट कैप का टू जीडीपी 150% हो गया था यूएस का। लेकिन अबाउट जो मेगा कैप 7 स्टॉक्स हैं, वो ही उनकी ही वैल्यूएशन 3-3 ट्रिलियन की एक एक स्टॉक की थी। यू सी एनविडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सो बेसिकली आधा 40-50% वैल्यूएशन इन्हीं से आ रहा था। उसकी वजह से यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड दिख रहा था। लेकिन अगर आप इन 7 स्टॉक्स को हटाते तो यूएस मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं था। और अब उसने ऑलमोस्ट नियर नियर रिसेशन सिनेरियो, ऑलमोस्ट नियर अबाउट रिसेशन सिनेरियो प्राइस इन कर लिया। मे बी -10% और अगर रिसेशन होता है तो एसएनपी ने आज 4900 टच कर लिया। एसएनपी 4000 तक तो रिसेशन पे भी नहीं जाएगा। ये तो इन्फ्लेशन के पीक डेज में हम 35 से 4200 के बीच में घूमते थे, राइट? वो रेंज तो कब की क्रॉस हो चुकी है। बाय द वे, अर्निंग्स एस्टिमेट इस साल का भी एसएनपी का 270 है। तो ये एसएनपी की कहानी, आई थिंक इट इज वे टू अंडर प्राइज्ड राइट नाउ, एंड आई थिंक आज रिकवरी उसमें दिखी। तो माई सेंस इज यूएस मार्केट इज हैज ऑलरेडी टेकन द वर्स्ट ऑफ द करेक्शन, एंड फ्रॉम हियर थिंग्स शुड इंप्रूव वेरी कंसिडरेबली। मैग 7 उतना रिबाउंड ना करे, लेकिन लार्जर मार्केट करेगा। इंडियन मार्केट की देखिए अभिषेक कहानी बहुत डिफरेंट है, और इस पर मैं एक आई जस्ट वांट टू लुक 2019 से 24 के बीच में क्या हुआ कि इंडियन मार्केट्स की अर्निंग बढ़ गई अबाउट 4x कॉर्पोरेट अर्निंग्स, और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स टू जीडीपी रेशो भी अबाउट 5% के आसपास पहुंच गया। ये पीक है जो लास्ट दो पीक 2008 में ये पीक देखा था इंडियन मार्केट ने। नाउ अल्टीमेटली इस पीक से आगे आप जाते नहीं है, बिकॉज इस लेवल पर मार्जिन्स भी मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और सब इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट अपने मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल पर आ गई थी। इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, 4 टाइम्स कैपेक्स बढ़ गया था 4 साल में। एट द सेम टाइम कंज्यूमर लेंडिंग वेंट अप फ्रॉम 20% ऑफ जीडीपी टू 43% ऑफ जीडीपी। तो कुल मिला के सब कुछ बेहतरीन हो रहा था। नाउ आई थिंक द अर्निंग्स हैव पीक्ड आउट। अब उसकी ग्रोथ पिछले 4-5 क्वार्टर से देखें तो 7-8% की टॉप लाइन ग्रो हो रही है, विच इज बेसिकली ए फ्लैट टॉप लाइन, राइट? इन्फ्लेशन के साथ ही ग्रो कर रही है। तो इंडियन मार्केट्स अभिषेक अर्निंग्स की करेक्शन ले रहा है, जो लेना भी चाहिए मार्केट को, राइट? अल्टीमेटली रादर लो की वजह से ही इतना टिका हुआ है, नहीं तो और करेक्शन हो जानी चाहिए थी किसी और मार्केट में। यूएस जैसे मार्केट में हो तो ज्यादा करेक्शन हो जाता है। जी जी, तो आई थिंक वी हैव टू वॉच इंडियन मार्केट ऑन टू। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट रखा मार्केट को लेकर, और इस ग्लोबल सिनेरियो को आपने बहुत ही अच्छे से अनफोल्ड किया। आपसे फिर से जुड़ेंगे सर किसी और बड़े मुद्दे पर जब हम समझने की जरूरत पड़ेगी। एनीवेज, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुछ और एक्सपर्ट हमारे वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ जाएंगे और उनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे सर। थैंक यू सो मच। चलिए अब निफ्टी पर आते हैं, और इसके अलावा एफआईज के आंकड़े हैं, डीआईज के आंकड़े हैं, उनको भी समझते हैं, और कल की रिकवरी और आज गिफ्ट निफ्टी ये 400 अंकों पर ये संकेत क्या दे रहा है, और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की बाजार में क्या होनी चाहिए, इसको सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं डिब्बी से। डिब्बी पहले एफआईज डीआईज की बातचीत कर लेते हैं, इसको थोड़ा संक्षेप में समेटेंगे आज। 6 दिन की लगातार एफआईज की फिर से बिकवाली हो गई, और 27,000 करोड़ रुपए फिर से एफआईज ने वापस ले लिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं, और उसके बाद हम निफ्टी की चर्चा करते हैं। पहले इसको बता दीजिए आप। तो देखिए, निफ्टी एफआईज और टैरिफ के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था कि टैरिफ और एफआईज को पहला तो अलग कर दो। दूसरा पॉइंट, एफआईज को टैरिफ के साथ बिल्कुल ना जोड़ा जाए। दूसरा पॉइंट, टैरिफ अपने आप में कल 60% से ज़्यादा डिस्काउंट हो चुका है। आज आप जो 400 पॉइंट की तेज़ी देख पा रहे हैं, बताने के लिए सफिशिएंट है। ये परसेंटेज में भी एग्जैक्टली कल का 60% है। अगर आप चेक करना चाहें, कल 750 पॉइंट के आसपास बाजार गया, जब बंद हुआ आप 400 पॉइंट की रिकवरी पे ऑलमोस्ट 60% है।
तो जो चीज़ 60% डिस्काउंट है कल के डाटा में दिख रही थी, कोई अंतर्यामी वाला गेम नहीं है कि हाँ कल टूटेगा हम ये बता रहे हैं और कल 22,000 पे रुकेगा ये हम बता रहे हैं, यहाँ से फिर से रिकवरी आ सकती है हम बता रहे हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं और ना ही कोई इसमें भविष्यवाणियाँ हैं। ये तो सिंपल सा कोर सा बेसिक सा डाटा है। अभी आप खुद बता रहे हो कि सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट्स कम टूटा, 5% टूटा। भाई जब इंडियन मार्केट का स्टेक ही नहीं है तो क्यों टूटेगा वो 3% वर्ल्ड मार्केट में लेके बैठे तो सब टूट रहे थे इसलिए हमें टूटना पड़ा। एथिकली हमारे पास तो एक रीज़न भी नहीं था टूटने के लिए। तो कल का जो जस्टिफिकेशन नहीं था, कल मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा था हर चीज़ पे। और ये बात हमने कल भी आपको बताई थी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे आएगा तो रुकेगा ज़रूर। कल आप मेजोरिटी टाइम 6.5 घंटे के टोटल मार्केट में से टाइम निकाल के देख लो, आपको पता लग जाएगा करीब 5 घंटे मार्केट ने 22,000 के ऊपर निकाले हैं। तो 22,000 का सपोर्ट कंफर्म कल ही हो रहा था। आज गैप नहीं भी मिलता तब भी मैं 22,000 के लेवल से नहीं छूटता, ठीक है। तो 22,000 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। टेक्निकली में दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। स्टार्टिंग में आपने बोला कि नहीं अब वो और भी टैरिफ लगा सकता है चाइना के ऊपर। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या टैरिफ लग सकता है? आप सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया सो बोल दिया, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 52% से ज़्यादा लगा हुआ है, 50% और लगाएंगे, 100% से ज़्यादा टैरिफ हो जाएगा। 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो जाएगी सिर्फ टैक्स के नाम पर। हो सकती है, कभी नहीं होगी। लगा भी देंगे तो टेबल्स पे बैठ के नेगोशिएशन के लिए ख़त्म कर देंगे वो। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ें नहीं है। जो होना है सो हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना सो तो कर दिया। अब आपको सिर्फ इसको डिस्काउंट करना है, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं और बोल के इस एफआईज वाले मैटर पे ख़त्म कर दूंगा। वो है, मेरे को कल का सरकार का वो फैसला समझ में नहीं आया जिन्होंने 2 रुपया बढ़ा दिया। भाई ठीक है, जो ग्लोबल के अंदर हो रहा आप इस समय इतना क्रिटिकल मार्केट चल रहा है, उस समय सरकार को 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी की अपनी क्योंकि पड़ी थी। अरे भाई अगर आपको देना ही है तो आप किसी और तरीके से कर लेते, 2 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन बाद कर लेते। ये एक्साइज ड्यूटी वाला ये मामला इतना मेरे को कल तो समझ ही नहीं आया। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। अगर ठीक है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 3 रुपये देने थे तो 2 रुपये तो गवर्नमेंट ही लेके चलेगी। अब आपके पास 1 रुपया है, कंज्यूमर के एंड पे 1 रुपया है। बोलेंगे जी कल जो हमने 2 रुपये बढ़ाए हैं दाम, उसमें कंज्यूमर का थोड़ी, वो तो हम कंपनी से ले रहे हैं। अरे भाई वही तो हमको देने जा रही थी कंपनी, वही कंपनी तो हमको 3 रुपये देने जा रही थी, 2 रुपये तो आपने रख लिए। तो मेरे को वो कल मैटर समझ में नहीं आया। बस यही एक मेरा पॉइंट है। अगर इस तरह के काम ना हो, मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जोन से निकल रहा है, आप 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे हो, मतलब ले रहे हो आप, ठीक है, आप फ़र्क नहीं डाल रहे इकोनॉमी में, मैं समझ गया उस पॉइंट को। लेकिन फिर भी जो कंज्यूमर्स को रिलीफ मिलना चाहिए था वो रिलीफ तो गवर्नमेंट के पॉकेट में पहले चला गया। कंज्यूमर्स के रिलीफ में पता नहीं क्या होगा। और डीआईआईएस की होल्डिंग से तो ये संकेत, और वो डीआईआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशक ही थे जिनके इंटरवेंशन ने कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मार्केट को रिकवरी भी प्रदान की। 22,161 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखा। डिम्पी, निफ्टी पर क्या स्ट्रैटेजी होगी मौजूदा और साथ ही नए लॉन्ग पोजीशंस जो बनाने की कोशिश करने वाले हैं उनके लिए? कल नहीं और मानसी, ये पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 22,000 के लेवल के आसपास हम पिछली बार पहुंचे थे, तब डीआईएस की होल्डिंग 75% से ज़्यादा हो चुकी थी। आज भी डीआईएस की होल्डिंग 75% से ज़्यादा है और तब भी डीआईएस की होल्डिंग 75% के आसपास की थी जब मार्केट 23,800 लगा रहा था। तो इसलिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बॉडी में से सबसे स्ट्रांग बॉडी कौन सी है, तो मैं बोलूँगा डीआईएस की बॉडी है। उसके पास करीब 70-75% माल है। उसने इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन कंपनीज पे काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रखी है, काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा लगा हुआ है और वही ना केवल बाजार को संभाल रहे हैं बल्कि बाजार में काफ़ी हद तक जो एफआई सेलिंग होती है उसको एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये तो उनका पूरा क्रेडिट जाता है। दूसरा, रिटेल के पास करीब 57% के आसपास की होल्डिंग है। ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। रिटेल इतना जितना होना चाहिए उतना ही है। कल एकाएक प्रो अकाउंट्स में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये 25% से सीधा 45% हो गए। प्रो अकाउंट्स मतलब फैमिली अकाउंट्स। तो कल आप 4-5 बड़े नाम जानते हो जिनको सुपरस्टार ऑफ द मार्केट्स आप कहते हो, कल उन्होंने भी कल माल भरा है। ये चेक करने के लिए बहुत है ना। कितना भरा है ये मैं क्वांटिटी नहीं बता सकता, बट कल की गिरावट में जो सुपर फैमिलीज होती है जिनको आप HNIs कहते हो, सुपर रिच फैमिलीज अकाउंट्स कहते हो, उन्होंने उनकी तरफ से भी कल पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनी है। रिटेल की एफआईज की होल्डिंग 25% के आसपास रह गई है, तो ये थोड़ा कम है। मैं इसमें निफ्टी वाले पॉइंट्स को जल्दी जोड़ देता हूँ, फिर मेहमान भी वेट कर रहे हैं। कल हमने 22,000 के आसपास का सपोर्ट देखा, 21,800 22,000 का सपोर्ट बरकरार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से 22,500 आज में लग जाना चाहिए और 22,500 अगर आज हम क्लोज कर देते हैं तो फिर 22,800 की भी तैयारी कीजिए। ध्यान रखा जाए 22,800 मेक ब्रेक लेवल है। एक बार मेरी स्क्रीन वाला चार्ट दिखा दो। 22,800 हमने आपके लिए पहले भी ड्रॉ कर रखा है
और आप उसको नोटिस भी करते होंगे, डॉट डॉट वाली लाइन है, इसके नीचे सब कुछ खराब है, इसके ऊपर सब कुछ चंगा सी टाइप हो जाएगा। तो जब तक हम 22,800 तक तो पुल बैक से आएंगे, फिर सोचेंगे, फिर टेबल पे बैठेंगे, फिर सारा डाटा देखेंगे, फिर डिमांड सप्लाई का पूरा गैप वैप सब चेन रिएक्शन सब कुछ देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि 22,800 के ऊपर जाना है कि नहीं जाना। फिलहाल कोई भी आदमी अगर कल 22,000 के आसपास पोजीशंस लेके बैठा है, वो इस डॉट कलर वाली ब्लू कलर की जो लाइन है आप स्क्रीन पर मेरी देख रहे होगे, ये 22,800 का दरवाजा है, इसके नीचे सब खराब है, इसके ऊपर सब ठीक है, ऐसा मान के चलिएगा। और एक लाइन मैंने और डाल रखी है ग्रीन कलर की, ये वही पैनिक बॉटम है जहां पे आके मार्केट ने सेकंड टाइम सपोर्ट लिया है। पिछली बार भी देख लीजिए यहीं से सपोर्ट था और इस बार भी यहीं से ही सपोर्ट मिला। मैंने आपके लिए लाइन थोड़ी और बड़ी कर दी। कुल मिला के मैंने सारे लेवल्स बता दिए, जिनके पास है उनको छोड़ना नहीं है, और जिनके पास नहीं है वो जब भी छोटा मोटा डिप मिले टिल 22,000 तक का प्लस करते जाना, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, निफ्टी को लेकर ये रणनीति होगी। और निफ्टी बैंक में भी हालांकि करीब 800 अंकों के आसपास की रिकवरी दिखी, और निफ्टी बैंक को थोड़े से अलग नज़र से, जैसे कि निफ्टी हम बार बार करेंगे, देखना भी चाहिए, क्योंकि कल पॉलिसी आ जाएगी आरबीआई की, और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स या कंजम्पशन स्टॉक्स ये मतलब उतने ज़्यादा गिरावट के शिकार हुए नहीं हैं। आप जब बताइए निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें, क्योंकि 50,000 के नीचे तो कल हमने देखा, आज हो सकता है गैप के साथ बढ़िया खोली ये। हो सकता है आरबीआई 1/4% का कट हो, ये तो फेड को भी फैसला लेना है। वहाँ के तो प्रेसिडेंट फेड को धमका रहे हैं कि आप फैसला क्यों नहीं ले रहे हो, है ना, आप क्यों नहीं, हम तो कम से कम ऐसा काम नहीं कर रहे। तो हो सकता है हमारे मिस्टर गवर्नर इस बार ये फैसला ले ले कि हाँ 1/4% कट की और रिक्वायरमेंट है। पिछली बार और इस बार दोनों का मिला के अगर 1/4% आता है तो हम 0.5% से ब्याज दरें कम कर बैठेंगे अपनी, जो कि अच्छा है। इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ग्लोबल मार्केट्स की है, और उसका ब्याज दरों से कोई खास डायरेक्ट लेना देना नहीं है। उसका फॉरेक्स से तो हो सकता है, उसका डिमांड सप्लाई चेन से भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट ब्याज दरों से उसका कोई रिलेशन है ऐसा किसी इकोनॉमिक्स की किताब में नहीं लिखा। दूसरा पॉइंट, अगर 1/4% कट हो भी जाता है तो मेरे को लगता है उस सिस्टम में कोई बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा, वो एक फॉर्मेलिटी जैसा होगा अगर 1/4% कम आता है, और मैसेज देने के लिए क्लियर होगा कि देखिए हम थोड़ा यूएस को इग्नोर भी करते हैं और अपनी मार्केट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हमको लग रहा है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स को 1/4% का कट चाहिए। तो ये सारे सिर्फ एक पोस्चरिंग होगी, इसका सिस्टमेटिकली इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर सिस्टमेटिकली इम्पैक्ट आना होता तो पिछली बार जब दरें घटाई थी उसके बाद से बाजार गिरता ही नहीं, बाजार उसके बाद भी गिरा था, है ना। तो सेम आप इस बार भी मान के चलिएगा। तो दूसरा पॉइंट ये है कि क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा सेंसिटिव है, देखो कल ज़्यादा टूटा परसेंटेज में भी, और दूसरा हाँ उस लेवल पे आ गया। एक चीज़ मैं आपको सिर्फ बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दूंगा, इसने वो वाला पैनिक लो ही टेस्ट नहीं किया जो आप पिछली बार वाला था। निफ्टी का तो हुआ टेस्ट, बट इसका टेस्ट नहीं हुआ। इसका तो 48,000 का लेवल है, एक बार जरा दिखाइए स्क्रीन पर, ये वो डॉट डॉट लेवल है, यहाँ तक तो आया ही नहीं। इससे पहले आज रिवर्सल आ जाएगा, और इन दोनों लाइनों के ऊपर मैं बता देता हूं इन दोनों लाइनों का मतलब क्या। 50,000 के ऊपर अगर आज निफ्टी बैंक क्लोज कर देता है तो ये खतरा ऑलमोस्ट टला हुआ ही समझ लीजिएगा आप, और उसके बाद बाजार वापस से नई जर्नी पे आ सकता है। किसी आदमी को एक्सपेरिमेंट करना हो इंडेक्स में तो बैंक निफ्टी के अंदर आज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी भी है, मेरे को लगता है 1/4% का कट आएगा, थोड़ा वो भी फ्यूल डालेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए ऑलमोस्ट, क्योंकि 49,500 कल डिस्कस हो रहा था। 49,500 एक सपोर्ट की तरह रहेगा, 50,000 के ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा, और 50,500 और 50,800 दो आपके टारगेट होंगे। दो लेवल याद रखना, कोई भी पुल बैक जो अभी क्या गिरे हैं, अभी हाँ जो टैरिफ से गिरे हैं, तो दोनों के पुल बैक की एक स्पीड है वो खत्म हो जाएगी, वो है 22,800 और 50,800। उसके बाद हम टेबल पे वापस बैठने की जरूरत होगी। तो दोनों लेवल सब कुछ मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए होंगे, उनको ज़्यादा वेट नहीं भी कराऊंगा मैं। किरण जानी, रचना वैद्य, दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। रचना मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड रियली सॉरी हमें थोड़ा आज ज़्यादा एक्सटेंशन करना पड़ गया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर्स कुछ ज़्यादा थे आप तक पहुँचने में। किरण सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। तो रचना मैम आपसे शुरू कर रहे हैं, आप जरा बताइए जिन्होंने कल प्लस किया है वो क्या करें, और जिन्होंने कल प्लस नहीं किया वो क्या करें। गुड मॉर्निंग। एंड जिन्होंने कल प्लस किया है उनको आज अच्छा खासा गेन ऐड होगा उनके कल के थोड़े से गेन के साथ, तो उनको एक बार को पैसा जो है वो ओपनिंग के बाद बुकआउट भी करना चाहिए। जो कल 1000 पॉइंट का फॉल, फिर 300 पॉइंट की रिकवरी या 400 पॉइंट का गैप अप, दिस इज ऑल साइंस ऑफ हाई वॉलेटिलिटी। तो इसमें कोई आपको गेन मिला है तो उसको एक बार को बुकआउट करके शॉर्ट टर्म गेन की तरह एंजॉय करके फिर साइडलाइंस हो जाना चाहिए। थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी
तब कहीं जाके हम पोर्टफोलियो में एडिशन के बारे में सोचेंगे, नीड नॉट बी ऑन द सेम डे टू डे। और अगर पोर्टफोलियो में फिर भी एडिशन करते जाना है तो पार्ट में करते जाए, जैसे कल थोड़ा सा करा होगा फ्रॉम द लोएस्ट ऑफ लेवल्स जिन्होंने, आज थोड़ा सा उसमें ऐड कर सकते हैं। कल 20% किया था, आज और 10-15% कर लीजिए। बट बाकी जो मेन गेन्स है आपके, वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्ले करिए, बुकआउट करते रहिए, दोनों बाजू अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। स्टेबिलिटी के बाद लॉन्ग टर्म में एक्चुअल एडिशन हम करते जाएंगे। वही पॉइंट बोल रहे रचना मैम, जो हम कई बार आपके सामने कर चुके हैं कि एकोमुलेशन कीजिएगा, बाय ना करो। बाय अलग चीज़ होती है, एकोमुलेशन अलग होता है। एकोमुलेशन इकट्ठा करना होता है, बाय खरीदना होता है। खरीदने में और इकट्ठे करने में फ़र्क है। इकट्ठा करना धीरे धीरे किया जाता है, जो रचना मैम आपको बता रही है। बाय एक साथ कर लिया जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट के अंदर चीज़ें काफ़ी हद तक दुरुस्त हो रही है। 60% कल इंडिया विक्स बढ़ा। 60% किसे कहते हैं 60%? मेरे को तो याद भी नहीं है मैंने कब देखा था 60%। हुआ ही नहीं कभी। और इसलिए मेरे को याद भी नहीं है कि मैंने कभी देखा हो। मैंने कहा कोविड के समय में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता था मार्केट्स में, लेकिन उस समय मैंने नहीं देखा 60% कल 60% इंडिया विक्स बढ़ना, और उसके बाद कल 700 पॉइंट टूटे, आज 400 पॉइंट का मूव आ जाए। ये इसी का तो नतीजा है। ऐसा क्या हो गया कि टैरिफ घट गए हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 24 घंटे के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हो जाती हैं? कुछ नहीं होता, सिर्फ आपके मन का वहम है। इस वहम को गॉज करने का तरीका इंडिया विक्स है। वो कल कैलकुलेट कर रहा है। कल भयंकर डरे हुए आए थे, क्योंकि सैटरडे संडे से डरे हुए थे। वो डरना मंडे तक कैरी हुआ, इसलिए बढ़ गया। आज मंगलवार है, सबको मंगल हो सकता है ये घट भी जाएगा, लेकिन इतनी स्पीड से घटेगा इस पर मेरे को डाउट है। 20-22% टूट जाए तो एक अलग बात है, इससे ज़्यादा 60% एक ही दिन में साफ हो जाएगा ऐसा मेरे को लगता नहीं है। किरण सर, आपकी कॉल से कर रहे हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड बता दीजिए सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल कल हमने देखा कि जिस तरह से एक जो हाई वोल्टाइल सेशन था, नीचे से रिकवरी काफी अच्छी आई, और कुछ कुछ सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है कि कल की गिरावट के बाद भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हमने देखी है। सो पहला जो सेक्टर है वो सीमेंट का सेक्टर है। सीमेंट के सेक्टर में कल भी हमने देखा था कि आफ्टर जो इनिशियल रिएक्शंस थे मार्केट में, उसके बाद काफी अच्छा एक नीचे के लेवल से रिकवरी हुई। तो एसीसी ऑलरेडी हमने आगे भी डिस्कस किया था, 1900 के लेवल के आसपास थी। उसके बाद स्टॉक 2000 तक गया, वापस 1930 1920 के बीच में अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए एसीसी करंट मार्केट प्राइस से। ओवरऑल वापस 1980 तक ये स्टॉक आ सकता है, 1890 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा एसीसी के ऊपर। दूसरा जो स्टॉक है वो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 280 285 के आसपास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक में 330 तक की एक स्टेडली रैली आई थी। अब कल के गैप डाउन में हमने देखा कि स्टॉक अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ओपन हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस जो सपोर्ट थे 280 उसके आसपास सपोर्ट लेके क्लोजिंग काफी अच्छी दी है। तो यहाँ पे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरे हिसाब से एक बार लॉन्ग करके जाना चाहिए। 1 से 2 दिन में 305 तक के टारगेट आप देख सकते हो, एंड जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 274 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसीसी हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। दारी की जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और साथ ही एसीसी किरण जानी की तरफ से। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? जी, मेरी तरफ से जो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है उसमें एक बीपीसीएल रहेगा। ये जो आज थोड़ी सी भी जो स्टेबिलिटी दिखने को जा रही है, इट कुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन व्हाटएवर इट इज, उसमें हम एक बीपीसीएल की फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। करीब करीब 274 पे बैठे हम फ्यूचर्स पे एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर ये काउंटर 270 को होल्ड करता है ऑन द डाउन साइड, तो अपसाइड पे हम शायद यहाँ पे 285 तक जाने की कोशिश करेंगे। सो वन इज दिस, एंड दूसरा हम चूज करेंगे फ्रॉम दोस काउंटर्स जहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग आई थी और जहाँ पे हमने शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सा शायद एडवांटेज मिले, विच कुड बी वीडीएल के फ्यूचर्स 374 पे बैठे हुए। अगर ये 368 होल्ड करेंगे डाउन साइड पे, तो फ्यूचर्स पे हमें इसमें 380 एंड 83 के लेवल्स दिख सकते हैं। 380 एंड 383 वुड बी द टारगेट। बीईएल 274 के लेवल्स, और इनफैक्ट बीईएल कुछ ऑर्डर विंस की भी खबरें एक्सचेंजेस पर आई हैं, जिसके चलते आज के सत्र में भी फोकस पर रह सकता है। रचना जी, एक बार दोनों स्टॉक्स आपके जो हैं वापस से बताएंगी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन? इट इज वीईडीएल, वेदांता की बात कर रही हूँ मैं। वीईडीएल में 368 के स्टॉप लॉस के साथ 380 एंड 383, दिस विल बी द टू टारगेट्स। और बीपीसीएल की जहां तक बात है, इसमें 270 के एसएल के साथ 283 तक 284 तक का टारगेट। वेदांता और बीपीसीएल ये दोनों स्टॉक्स हैं रचना जी के रेडार पर। इन स्टॉक्स को पुल अप करना चाहिए।
चलिए खबरों वाले शेयर्स भी जान लेते हैं और इनफैक्ट ग्लोबल सेंटिमेंट, ग्लोबल बाजारों से खबरें, डोमेस्टिक मार्केट में इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन साथ साथ खबरें भी ढेर सारी हैं। और याद रखिए अब नतीजों का सीजन शुरू होने जा रहा है, उससे ठीक पहले क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ढेर सारे क्वार्टरली अपडेट्स एक के बाद एक करके आ रहे हैं, सारी की सारी खबरें शरद के पास है। गुड मॉर्निंग शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले टाइटन की Q4 अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो लार्जली ज्वेलरी सेगमेंट में 25% का ग्रोथ आया और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी यही नंबर ऑलमोस्ट आया है। स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर रहेगा और ऑफ कोर्स मिड कैप स्मॉल कैप वाले ज्वेलरी स्टॉक्स के भी Q4 अपडेट स्ट्रॉन्ग आए हैं। BL की बात करें तो 2210 करोड़ का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स से आया है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को लेके। तो यहाँ पे जो है न्यूज़ फ्लोज आए जा रहे हैं, खासकर की डिफेंस ऑर्डर्स को लेके। PSU स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है सोर्सेज बता रहे हैं कि PSUs जो है अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस साल, लगभग 30% पैट या 4% जो नेटवर्थ है शेयर होल्डर्स को, और बहुत सारे OFS जो है ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं। तो थोड़ी सी जो होते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी जो कहा जाता है गवर्नमेंट से, वो एक कॉशन आ रहा है। OMCs की भी बात कर लेते हैं, हालांकि ये और टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड है। यहाँ पे ऑयल मिनिस्टर ने कहा जो एक्साइज ड्यूटी की हाइक हुई है रिसेंटली, वो जो है कंज्यूमर्स को पास ऑन नहीं किया जाएगा, और जो उन्होंने कहा है कि जो रिटेल प्राइसेस OMC ने कहा है वो नहीं बढ़ाने वाले हैं, यानी कि वो पेन खुद लेने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगा OMC स्टॉक्स के लिए। मारुति सुजुकी की बात करें तो आज से जो है प्राइस हाइक होने वाली है, लगभग 62,500 रुपीज़ तक जो है प्राइसेस बढ़ सकती है अक्रॉस मॉडल्स, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। साइंट पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक हुआ था जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 6 लाख शेयर्स लिया था। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की बात करें, रियल एस्टेट की न्यूज़ फ्लो आई है कि एक नई एग्रीमेंट साइन किया है प्राइम रेसिडेंशियल के लिए और ये मैसूरू में है, और 225 करोड़ रुपए का GDV यानी कि ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आएगा, जो टोटल सेल्स की एक्सपेक्टेशंस होती है। तो वो ब्रिगेड एंटरप्राइज है, इस पे भी आप नज़र रखिएगा। ये प्रीमियम रेसिडेंशियल सेगमेंट रहेगा। Q4 अपडेट्स में शोभा का भी Q4 अपडेट बहुत स्ट्रॉन्ग आया, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी देखें तो नंबर्स जो हैं हम कह सकते हैं लार्जली स्ट्रॉन्ग देखने मिला है। 22% ग्रोथ शोभा का था, और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बुकिंग वैल्यू 7% था। जो FY25 का ओवरऑल गाइडेंस था उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस किया है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का भी। मैं ऑफकोर्स एक चीज़ बता दूं, एक ट्रेंड है जो लास्ट वीक हमने आपको बताया था, वैल्यू रिटेलर्स के Q4 अपडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे थे। जिस तरह रूरल कंजम्पशन का पिकअप आ रहा था, अब जो है जिस तरह ज्वेलरी सेगमेंट देख रहे हैं वहाँ पे भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। QSR का भी एक्सपेक्टेशंस है इस बार एक अच्छी परफॉर्मेंस Q4 में देखने मिल सकती है। जो डिस्क्रिशनरी स्पेस है, इस पर हम आपके लिए एक खास रिसर्च भी थोड़ी देर में लेके आने वाले हैं, थोड़े दिनों में, कि यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा शुक्रिया आपका ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। और कंजम्पशन का खेमा जो है स्लोली एंड इवेंचुअली पिकअप कर रहा है, जिस पर खास तौर से नजर होनी भी चाहिए। किरण जी, टाइटन के स्टॉक को एक बार पुल अप करेंगे। क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और पिछले दिनों ट्रेड वॉर कंसर्न्स और इक्विटी मार्केट्स में जो उठापटक देखने को मिली, इसके ठीक बाद सेफ हेवन की तरफ भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स लगातार बढ़े हैं। ज्वेलरी काउंटर्स पर फोकस है। कुल आय की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स टाइटन के ओवरऑल अच्छे खासे रहे हैं। 25% की ग्रोथ इनके बिजनेस में रेवेन्यू के फ्रंट पर देखने को मिली है। और पर्टिकुलरली सेक्टर्स को अगर डाइसेक्ट करेंगे तो ज्वेलरी सेगमेंट की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, इनके वॉच सेगमेंट की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली, और एक्सपेंशन को लेकर भी कंपनी लगातार प्लान्स कर रही हैं। टाइटन के स्टॉक प्राइस पर, ज्वेलरी काउंटर्स पर, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज पर अगर आपका कोई टेक है? सो ओवरऑल टाइटन के ऊपर हमारा डेफिनेटली व्यू रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात है, कहीं ना कहीं गोल्ड के प्राइसेस जो हाई थे अब वो कहीं ना कहीं गिर रहे हैं। तो देर आर चांसेस के जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग काउंटर है, टाइटन हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गए, वहां पे कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलरली टाइटन की अगर हम बात करें तो 3000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 3000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि नीचे के लेवल से हम एक रिकवरी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो वन ऑफ द रेयर डाइवर्जेंस है। और जनरली ये डाइवर्जेंस बनने के बाद कोई भी काउंटर हो, वहां पे एक अच्छी खासी अपस्विंग हमें देखने को मिल सकती है। तो टाइटन एज ऑफ नाउ कल के जो लो बने उसके लो, उस लो से यानी कि 29-25 के आसपास के लो बने थे कल के, तो उसी लो के हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे रखनी चाहिए। और थोड़ा आप व्यू पॉइंट रखो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम वापस फेस्टिवल सीजन में भी हम आएंगे, अक्षय तृतीया और सब आएगा, तो देर आर चांसेस के गोल्ड में बाइंग आएगी। उसकी वजह से टाइटन में 32-3300 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो आने वाले 2 से 3 महीने में। सो टाइटन करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हैं 2900 के स्टॉप लॉस के साथ।
ठीक है, 2900 के स्टॉप लॉस के साथ आप टाइटन को लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए फटाफट कुछ और कंपनीज के Q4 के अपडेट आए हैं, उन पर जरा चर्चा करते हैं। रचना जी, अच्छा एक बार OMC से शुरू कर लेते हैं। कल पेट्रोलियम मंत्री का बयान भी आ गया कि नहीं, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ी है उस पर उसका असर ग्राहकों पर नहीं होगा, और उन्होंने कंपनी को निर्देश दे भी दिए हैं। OMCs में आप किस तरह की चाल देख रही हैं IOC, BP, HP में? क्योंकि हमने देखा था कि जब क्रूड के प्राइसेस गिर के $63 के नीचे चले भी गए थे तो थोड़ा सा ग्लोबल रिसेशन वाले फेयर ने ग्रिप किया था और उतनी तेजी हुई नहीं थी। क्या अभी भी आपको लगता है कि ये स्वीट स्पॉट में है OMC जो है, और अगर हाँ तो आपको पसंदीदा शेयर कौन सा होगा इसमें? देखिए, BPCL मैंने ऑलरेडी अपने 2 स्टॉक्स जो दिए उस पे एक हमने कवर करा है, और अगर अब हम HPCL की भी बात करें तो ये काउंटर में भी चांसेस है कि थोड़ी बहुत रैली आ सकती है। जैसे BPCL की भी कोई बहुत बड़ी रैली मैं नहीं उम्मीद कर रही, छोटा सा एक मूव आएगा, उसी से संतोष लेना है। इसी सिमिलर सिचुएशन हियर, अगर ये हिंद पेट्रो में भी अगर 346 होल्ड कर गया ऑन द डाउन साइड, तो फ्यूचर्स पे ये 355-60 तक जा सकता है। तो उस तरीके के छोटे छोटे पॉजिटिव स्विंग्स उन नाम में आएंगे जहां थोड़े बहुत ऐसे न्यूज है जिसकी मदद मिल जाएगी। बट ज्यादा बड़ी अपसाइड की स्विंग मुझे डिस्पाइट ऑफ न्यूज एंड डिस्पाइट ऑफ द फेवरेबल क्रूड ज्यादा बड़ी स्विंग की उम्मीद ना रखें, बिकॉज ऐसा ना चार्ट दिखा रहा है और ना ऐसा ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट है। जब सेंटीमेंट खराब है तो इवन द नेम्स विच आर एट एन एडवांटेज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सिचुएशन, उनको भी सेंटीमेंट तो इम्पैक्ट करेगा ही, पर छोटा सा अपस्विंग BPCL, HPCL, IOC सब में आ सकता है। ठीक है, OMCs में अपस्विंग के लिए आप तैयार रहिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बिजनेस अपडेट आए हैं किरण जी, और बुकिंग वैल्यू 7% बढ़ के 10,163 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, तो सॉलिड अपडेट है। गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या करना चाहिए इसमें? क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट मंथ बड़ा ठीक ठाक गुजरा था इन कंपनीज के लिए, लेकिन ये कि हाँ, ये जो नेगेटिव न्यूज सराउंड हुई है टैरिफ वॉर के चलते, उसके चलते शेयर ही गिरे हैं सारे। बात करें तो एक शॉर्ट टर्म राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है, तो देयर आर चांसेस कि ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। तो नई खरीदारी के लिए तो वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी। जिनके पास है उनको 1900 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। अगर 1900 का लेवल ब्रेक होता है तो इसमें और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ नई खरीदारी के लिए तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास भी है वो 1900 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। रचना मैम, वापस उसी ट्रैक पे हम वापस आ जाए जिस ट्रैक पे पहले मार्केट चल रहा था कि गर्मियाँ ज़्यादा है तो गर्मियों वाले शेयर्स खरीद लो, थेमेटिक शेयर्स थे वो, या फिर ऐसे शेयर्स जहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं। तो गर्मियों वाला शेयर्स में एक बार आप वो 2 शेयर्स चेक कर लेना। फर्स्ट इज़ वोल्टास, सेकंड एक REC भी कल काफ़ी टूटा। टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है REC का, तो एक बार ज़रा REC चेक कर लो आप। वोल्टास भले छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। नहीं हो पाएगी उससे शायद अभी बात, वापस उनको कनेक्ट कर लेते हैं। किरण सर, आप टेक दोगे REC वोल्टास पे? तो REC से पहले मैं वोल्टास के ऊपर डिस्कस करना चाहूंगा। जिस तरह से समर चालू हुआ है और जिस तरह से गर्मियां है, कहीं ना कहीं वोल्टास एंड हेवल्स के अंदर ये टेलविंड्स है। कल की एक हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम नेगेट करते हैं तो वोल्टास के अंदर एक अच्छी खासी रैली हमने 1200 से देखी। ऊपर में आप देखो तो 1500 तक गए, वहां से जो करेक्शन आया, और कल भी जिस तरह का नीचे से उसने सपोर्ट लिया 1200 के आसपास। स्टॉक काफी अच्छे सेटअप के अंदर है। 1200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के वोल्टास के अंदर हम लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हेवल्स की बात करें तो हेवल्स में भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अगर करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं 1380 1390 के आसपास है। जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं होता है, पुलिस डाइवर्जेंस भी बना हुआ है, तब तक मेरे हिसाब से हेवल्स में भी बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ऊपर में एक स्टीप रेजिस्टेंस जो है वो 1550 1560 का है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा, हेवल्स में भी एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। अब लास्ट अगर REC की हम बात करें तो कल के 17 में हमने देखा कि एक बड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हुई, अपने सपोर्ट के आसपास है, तो थोड़ा हाई रिस्क की बेट है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि 360 350 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 380 85 के आसपास की क्लोजिंग है, तो कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए 350 के स्टॉप लॉस के साथ। रचना मैम, अब आपसे बात हो पाएगी? अब आपको आवाज आ रही है हमारी अच्छे से? Sorry about the disturbance in between. Sorry about that.
नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा लगा कि शायद आप कहीं आपको अगर समय चाहिए तो आप बता दीजिए। आप अगर आपको टाइम लेना है, आपको चाहिए तो आप बता दीजिएगा नहीं, प्लीज़, that's perfectly fine. I'm back. I'm sorry about that. है ना? अच्छा रचना, ठीक ठीक है, डन। अच्छा मैम, दो शेयर मेरे को आपसे पता करने हैं। इनफैक्ट कल जब मार्केट्स टूट रहा था, एक शेयर चल रहा था, शॉर्ट कवरिंग आई, उसमें था डिलीवरी का शेयर, और इसको हम एक दो बार आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या ये बाय वाली रेंज में आ चुका है। कल इसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, गिरते बाजार में हरे निशान में बंद करके, और आप इसका इंट्राडे चार्ट देखोगे आपको साफ दिख जाएगा इस शेयर ने कहीं भी कल कोई दिक्कत नहीं पैदा की। मैम इसके बारे में आपका टेक क्या है? देखिए, इसका जो कल का भी मूव था दैट वाज न्यूज ड्रिवन, एंड ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है स्ट्रॉन्ग न्यूज की वजह से इसके सपोर्ट में कल, उसमें थोड़ी और मुझे जान नजर आ रही है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे भी अभी रेजिस्टेंस दूर है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट द लेवल ऑफ 268 और यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है करीब करीब 310 320 तक की। तो ये काउंटर अगर थोड़ा सा भी मार्केट स्टेबलाइज होता है आने वाले दिनों में, then this could be one of the counters जहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपस्विंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव बन सकती है। उससे आगे का जो उसका मूव होगा फ्रॉम लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव वो आगे पता चलेगा। बट करंटली जो स्विंग अवेलेबल है इसमें वो भी 268 से लेकर 300 310 तक का आसानी से अपस्विंग बन सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। तो उसको प्ले करना चाहिए और डिप्स पे इस पे बाइंग करते रहना चाहिए तब तक जब तक ये 250 के ऊपर बना रहता है। ठीक है, 250 के ऊपर के लेवल्स पर अट्रैक्टिव नजर आता है डिलीवरी। हर गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। करीब 4% की तेजी बेहद कमजोर बाजार में भी कल देखने को मिली थी, और यहां से भी सेंटिमेंट जो है वो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। खबरें ढेर सारी है और उसी के साथ साथ ब्रोकरेजेस भी इंपॉर्टेंट हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को लेकर, एक्साइज ड्यूटी को लेकर जो कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में खबरें आई थी उस पर अब ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं। वो और उसके अलावा सारी की सारी ब्रोकरेजेस लेकर वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो शुरुआत करूंगा सीमेंस के साथ, जहाँ पे एक एंटीक का नोट आया, खरीदारी की सलाह है। इनका कहना है कि जो डिजिटाइजेशन है वो इस कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है उसको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी जो है उसको ड्राइव करेगा। और इनका कहना है कि जो राइजिंग केपेक्स साइकिल है उसका फायदा उठाने के लिए ये कंपनी पूरी तरह से तैयार है, और आगे चल के अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रहेगी। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। कल ही आपको याद होगा इस स्टॉक प्राइस में एडजस्टमेंट देखने मिला था डीमर्जर का। अब बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स की, जहाँ पे एंटी का एक नोट है, जहाँ पे एक खरीदारी की सलाह अभी भी दे रहे हैं इस काउंटर में। 1453 के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। प्री सेल्स जो है कंपनी की बेस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स कंपनी ने यहाँ पे डिलीवर की है। तो इनका मानना है कि FY25 में लोधा जो है करीब 175 बिलियन के आसपास की प्री सेल्स जो करेगा और सेल्स करेगा, माफ कीजिएगा, बुकिंग, और 2026 में 210 बिलियन और साथ ही 2027 में 252 बिलियन रुपीस के आसपास का जो सेल्स है वो ये कंपनी करने वाली है। तो इस पे बुलिश है। अब बात करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे, तो यहाँ पे दो रिपोर्ट्स है। सबसे पहले जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट जो कल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है वरुण, टेक्निकल दिक्कत की वजह से हम आपको पूरी तरह से सुन नहीं पा रहे हैं। फिर से एक बार आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस बीच आपने जो दो स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर है उनका जिक्र किया है, उस पर हमारे एक्सपर्ट से उनका टेक जान लेते हैं। एक तो सीमेंस, रचना जी, सीमेंस पर एंटीक की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है। पहले तो उनका ये कहना है कि डिजिटलाइजेशन से लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है बढ़ती हुई दिखेगी। खबरों में भी रहा है ये शेयर अपने रीसेंट डेवलपमेंट्स को लेकर, केपेक्स बढ़ने से रेवेन्यू के फ्रंट पर भी मजबूती के पूरे आसार है। ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी, गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले सालों की अगर बात करें कैगर बेसिस पर कंपनी ने दी है। हालांकि बाजार की कमजोरी में स्टॉक में मूवमेंट डाउनसाइड कल देखने को मिली, लेकिन सीमेंस पर टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? सीमेंस में जो फॉल आई है रिसेंटली वो काफी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, दैट वी नो, एंड दिस सेक्टर आल्सो इज गोइंग टू डू वेल। अगर पूरी इकोनॉमी ने रिकवर करना है आगे जाके और स्ट्रॉन्ग रहना है तो कैपिटल गुड्स वगैरह, इंफ्रा वगैरह को अच्छा करना ही है। So these are quite tempting levels in this particular counter at this time। 2800 के आसपास हम बैठे हुए हैं और मेरे को ये लग रहा है कि अगर किसी ने इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो एट दिस पॉइंट इन टाइम इसमें एक एंट्री जरूर लेनी है। भले आप ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देख के पूरा इन्वेस्टमेंट ना भी करें, पर कम से कम 40%, 30-40% का अमाउंट इसमें इस लेवल पे जरूर डालें, बिकॉज दिस आर क्वाइट वेरी जूसी लेवल्स।
और यहाँ से मजबूती के साइंस और लॉन्ग टर्म प्ले भी नजर आ सकते हैं। फंडामेंटली भी ठीक ठाक और टेक्निकली भी चार्ट्स ठीक ठाक। वरुण इज बैक विद अस। वरुण बताइए। ओके, तो मैं बात कर रहा था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, क्योंकि जो कल एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की गई है और एलपीजी सिलेंडर के दाम जो बढ़ाए गए हैं, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद भी अगर आप देखेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो मार्केटिंग मार्जिन है वो करीब 12 रुपये प्रति लीटर के आसपास निकल के आते हैं। $64 प्रति बैरल के आसपास के क्रूड को मान के चले तो, जो कि हिस्टोरिकल लेवल से काफ़ी अच्छे हैं। और जो 50 रुपये प्रति सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, उससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के एलपीजी सब्सिडी जो है वो कमी होगी, एलपीजी लॉसेस जो है वो कम होगी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास के। और ये जो बढ़ाया गया है टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाई गई है, उससे सरकार को करीब 33,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमाई जो है वो मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप एक नेट देखेंगे तो जितने भी नेगेटिव्स है उनको फैक्टर इन करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 7.3 से 10 रुपये प्रति लीटर के आसपास के मार्केटिंग मार्जिन चाहिए थे, और इनके मार्जिन जो है अभी 12 रुपये के आसपास के हैं। यानी कि सारे नेगेटिव जो है उसको फैक्टर इन करने के लिए इनके मार्जिन्स अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि इन्होंने एक बात कहा है, हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो कच्चा तेल जब गिरता है तो या तो सरकार इस तरह के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती है या फिर आगे चल के प्राइस काटती भी है। तो इसके लिए अभी भी ओपन है। इनका मानना है कि आगे चल के हो सकता है। HPCL, IOC दोनों पे इनका सेल का कॉल है, BPCL पे होल्ड का कॉल है। अब एंटिक की भी एक रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि जो 50 रुपये के आसपास सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, उसके चलते आगे चल के 2026 में हो सकता है कि एलपीजी की जो लॉसेस है वो ज़ीरो के तरफ मूव होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और इनके जो ओवरऑल मार्जिन्स है ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के बाद 12 रुपये से घट के 10 रुपये के हो जाएंगे। हालांकि ये भी पर्याप्त है इन कंपनीज़ के ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी कह रहे हैं कि OMCs जो है वह एक्चुअली एक स्वीट स्पॉट में है, क्योंकि मार्जिन जो है यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट रहने वाले हैं। इनका तीनों पे बाय कॉल है। तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो ये लोग ये कह रहे हैं कि एलपीजी सब्सिडीज जो है वो तो नहीं मिली, लेकिन ये जो 50 रुपये के आसपास सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं इसकी वजह से एलपीजी लॉसेस कम होंगे, लेकिन साथ ही साथ जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है उसके चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। हालांकि इनके मार्जिन जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। वरुण, शुक्रिया ये सारी ब्रोकरेजेस विस्तार से हमें बताने के लिए। मार्जिन सिनेरियोज को देखते हुए स्वीट स्पॉट में OMCs और 2 रिपोर्ट्स जेएम फाइनेंशियल की और साथ ही एंटीक की। दोनों रिपोर्ट्स में HPCL और IOC पर तो विपरीत राय जरूर है, क्योंकि एंटीक का मानना है कि खरीदारी HPCL IOC में करनी है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल ने बिकवाली की राय दी है। लेकिन BPCL के स्टॉक प्राइस में कन्विक्शन दोनों रिपोर्ट्स का है और रचना जी के रेडार पर भी ये स्टॉक रहा। बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिलते हैं BPCL और साथ ही अन्य OMCs पर, इस पर खास नजर रहेगी। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पर मार्केट्स लाइव लेकर वापस लौटेंगे, आप बने रहें। मार्केट्स लाइव आपके साथ में हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी काला और मुंबई स्टूडियो से हैं हमारे साथ मानसी दवे। 2 एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किरण जानी है और इसके अलावा रचना वैद्य है, जिनसे हम शेयरों को लेकर बारीकी से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज आप गैप अप ओपनिंग की तैयारी कर लीजिए, कितनी टिकेगी ये तेजी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ा सा वोलेटाइल माहौल जरूर होगा, क्योंकि जो टैरिफ वाला तनाव है बाजारों के लिए कंप्लीटली अभी छटा है नहीं। ये लोअर लेवल से थोड़ी सी वैल्यू बाइंग की कोशिशें देखते हैं कितनी ये रंग लाती हैं। लेकिन कुछ शेयरों पर फटाफट जरा चर्चा करते हैं। रचना जी, एक बार जरा टाटा मोटर्स पर आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि रिकवरी के बाद हमने 700 के भाव देखे, लेकिन टाटा मोटर ने जो फैसला किया कि JLR का शिपमेंट अमेरिका में फिलहाल वो नहीं भेजेंगे। कल हमने 550 रुपए के भी नीचे के लेवल देखे टाटा मोटर में। और अगर हम पी की बात करें, 5 के आसपास का पी इसका है, सबसे सस्ता स्टॉक है ये निफ्टी का। आप बताइए क्या फिर से रिकवर होगा क्या ये यहाँ से? देखिए, जैसा मैंने सीमेंस के ऊपर कहा, ऐसे मैं इसके ऊपर कहूंगी कि अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो सम पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी मेड एट दिस लेवल्स। बहुत ज्यूसी लेवल्स है इसमें भी। ये नहीं है कि आगे फर्दर डाउन नहीं जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही, जा सकता है, और इसीलिए हम पार्ट में करेंगे इन्वेस्टमेंट। पर 1 पोर्शन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट दिस लेवल इज प्रोबेबली कॉल्ड फॉर, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट है और ये स्ट्रॉन्ग कंपनी से कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही। एवरीथिंग कम्स टू एन एंड और ये तमाशा भी एंड पे आएगा। तो यही नाम में फिर स्ट्रॉन्ग रिकवरीज भी दिखेगी, बट आपको इसको टाइम देना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट पार्ट में करना पड़ेगा। करंट लेवल पे एक पार्ट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, करंट लेवल पर
छोटा सा आप चाहें तो उसमें पैसे डिप्लॉय कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। थोड़ी सी बढ़त पर शुरुआत के संकेत फिलहाल प्रयोग में मिल रहे हैं। ऑटो वाले शेयरों पर और थोड़ा चर्चा करते हैं किरण जी। अगर हम निफ्टी ऑटो की बात करें, मतलब 15-16 स्टॉक्स हैं और सिर्फ टाटा मोटर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी कंपनी का एक्सपोजर है नहीं, लेकिन टूट सारे रहे हैं। हमने बजाज ऑटो में और हीरो मोटो में जो गेंस थे लास्ट मंथ के वो थोड़े रिवर्स होते हुए देखे हैं। क्या लोअर लेवल पर बाइंग करने का मौका खोजना चाहिए? क्योंकि अगर बजाज ऑटो की बात करें तो इनका मेजर एक्सपोर्ट मार्केट तो अफ्रीका है, बाकी देश हैं। सो ऑटो के अंदर अगर हम बात करें तो हमने जैसे बताया कि एक्सेप्ट टाटा मोटर किसी का भी ये जो टैरिफ की न्यूज आई उसका इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। तो इन सभी ऑटो में से हीरो मोटर कॉप हमें काफी अच्छा लग रहा है। हीरो मोटर कॉप का अगर आप चार्ट देखोगे तो 6200 से जो एक स्टेडीली गिरावट आई है, कहीं ना कहीं 3500 के आसपास मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा, कल की गिरावट में एक क्लासिकल हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी हुई है और दूसरी तरफ आप देखोगे तो 3 बार पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। अगेन वन ऑफ द रेयर पैटर्न है ये मेरे हिसाब से। जो हीरो मोटर कॉप है उसका सेटअप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। 3520 के आसपास की क्लोजिंग है, आप लॉन्ग कीजिए। कल का जो लो है वो स्टॉप लॉस आप रखिए। एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा देखना, और यहाँ से डेफिनेटली आप 4000 तक की एक रैली देख सकते हो। तो इस गिरावट में हीरो मोटर कॉप लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू 3600 रुपये पर खुलने की संकेत दे रहा है। प्री ओपन फिलहाल 2% ऊपर है, थोड़े ऊपर नीचे भाव होंगे। अभी तो खैर 9:03 हो रहे हैं, 5-6 मिनट के बाद ये प्राइसेस सेटल हो जाएंगे। लेकिन आज कौन से वो 9 शेयर है जिन पर आपकी बिल्कुल बारीक से नजर होनी चाहिए, करीब से होनी चाहिए? एक्शन जरूर देखिएगा उन शेयरों में। रोज आपको हम शेयर बताते हैं नवरत्न के जरिए और आज भी बताएंगे। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से वो 9 शेयर? अच्छा जी, बिल्कुल। जो बात करें सबसे पहले तो Q4 अपडेट्स पे जो है नज़र रहेगी और सबसे पहले टाइटन के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे अपडेट स्ट्रांग आई है। बाकी ज्वेलरी कंपनीज की भी ऑपरेशनल अपडेट में स्ट्रेंथ देखने मिला है। 25% का ग्रोथ देखने मिला है। तो ऑफकोर्स डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में जो है पिकअप हो रहा है। अगर हम बात करें BEL की तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 2210 करोड़ का ऑर्डर जो है इंडियन एयरफोर्स से इनको देखने मिला है। PSU स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। ET नाउ स्वदेश में जो सोर्सेज बता रहे हैं कि PSUs जो है अभी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके 30% पैट, 4% नेटवर्क जो होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। तो इस पे भी नज़र रखिएगा। OMC स्टॉक्स के लिए हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है, जहाँ पे ऑयल मिनिस्टर ने कहा जो हाइक इन जो एक्साइज ड्यूटीज़ है वो पास ऑन नहीं होने वाली है कंज्यूमर्स को। मारुति सुजुकी अगला स्टॉक रहने वाला हमारा, जहाँ पे वो प्राइस हाइक्स लेने वाले हैं और ये जो प्राइस हाइक्स है वो आज से एप्लीकेबल होने वाले हैं। साइंट की बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड ने लगभग 6 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। बाइंग प्राइस 1099 का है। इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील था। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने एग्रीमेंट साइन किया है मैसूरू में, जहां पे लगभग 225 करोड़ का सेल्स ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू देखने मिल सकता है। ये प्रीमियम सेगमेंट में है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और रियल एस्टेट के Q4 अपडेट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। 8वां स्टॉक शोभा रहेगा। यहाँ पे Q4 सेल्स 22% स्टॉक ऊपर 22% जो है माफ़ करेगा रेवेन्यू ग्रोथ आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक स्ट्रेंथ देखने मिला है। हमारा आखिरी स्टॉक जो है आज मैं बता देता हूँ कि बिग बुल ब्रोकरेज नहीं है। जो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पे Q4 नंबर्स यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग आए हैं, 7% बढ़े हैं ओवरऑल कहेंगे। लेकिन जो FY25 का गाइडेंस होता है वो उसको जो है इन्होंने बीट कर दिया। 109% का ग्रोथ अपने FY25 के गाइडेंस पे दिखाया है। तो ये जो है एक अच्छी बात है कि गाइडेंस भी बीट हुई है। तो लार्जली सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स के Q4 अपडेट स्ट्रॉन्ग आए हैं और ज्वेलरी स्टॉक्स के भी अपडेट स्ट्रॉन्ग आए। तो इन दोनों सेगमेंट्स पे फोकस रखिएगा। ओके, 9 शेयर हमने नोटिस कर ली जो आपने हमको बताया। इसमें ज़्यादातर शेयर तो वैसे हम पूछ भी चुके हैं इन सब के बारे में कि इसमें क्या कैसे करना है। ये फिर भी हम रिपीट इसलिए करते हैं कि बाय चांस कोई आदमी 8:30 बजे बैठा है टीवी देखने, 9 बजे देख रहा है, बाज़ार खुलने से जस्ट पहले देख रहा है, तो उसको पूरा समग्रता से एक सारे 9 के 9 शेयर पता लग जाए कि भाई इनमें न्यूज़ है, इसमें आज एक्शन होगा। एक्शन के लिए जो भी हमने ट्रेडिंग कॉल्स लिए हैं कोशिश करा करो एक बार ना 9:15 से पहले और सारी ट्रेडिंग कॉल्स को रिपीट भी कर दिया करो प्रोड्यूसर साहब। उससे होगा क्या कि जो भी कॉल्स वगैरह थोड़ा लेट भी देख रहा है ना, तो उसको उस समय का फीडबैक मिल जाएगा। पिछले आधे पौने घंटे के अंदर जो भी हुआ उसको 10 मिनट में और पता लग जाएगा। बट एनी हाउ एक दो शेयर जरा और पता कर लेते हैं। ये कल के बेस वाले शेयर ज़्यादा चुनना, आज नई खोज करने के कल के बेस जैसे। चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। थोड़ी देर में मार्केट खुल जाएगा, 60% इंडिया विक्स बढ़ेगा तो आप और मैं हम कुर्सी पे आराम से नहीं बैठ पाएंगे। कल भी मार्केट ने आपको ज़बरदस्त
एक डैमेज किया, आज रिकवरी के साइन अच्छे हैं। एक बार ज़रा आपका टेक चाहिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, मानसी जी, सारे पैनलिस्ट, किरण जी, रचना जी। सो बिल्कुल देखिए, इंडिया विक्स है वो लगभग 65% की स्पाइक के साथ कल 22 के लेवल को टेस्ट किया इसने। और देखिए, इस वोलेटाइल स्विंग्स में ट्रेड करना काफ़ी टफ रहता है। हमारा तो ऐसा मानना है कि जब नॉर्मल मानसून और रहे तो रेनकोट या अम्ब्रेला यूज होता है, बट जब तूफान हो तो घर पे रहना बेटर रहता है। तो आई थिंक लेट दिस टर्मोइल गेट सम कूल डाउन, या तो कोई लेवल होल्ड करे या फिर विक्स है वो 16-17 के नीचे आए, तभी मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी। और इस कंडीशन में आपको जो भी ट्रेड्स है वो इंट्राडे प्ले कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्लोबल जो मार्केट है उनका असर देखने को मिल रहा है। लेवल की यदि बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि 22,222 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और कहीं ना कहीं 22,750 हर्डल का काम करेगा। तो इस वाइडर रेंज को प्ले करें। इमीडिएट स्विंग्स 50-100-200 पॉइंट के निकालने काफी टफ रहेंगे इस मार्केट में। ठीक है चंदन सर, आपके ट्रेड कौन से हैं? देखिए, ट्रेड सेटअप की बात करें तो मेरा पहला ट्रेड सेटअप रहेगा इंडिगो पे। कहीं ना कहीं कंजम्पशन प्लस क्रूड ऑयल के डिक्लाइन की थीम कंपैरेटिवली वर्क करनी चाहिए, और ये ऐसा सेक्टर और सेगमेंट है जहाँ पे ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी हुई है। हर डिक्लाइन पे हमने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी, अभी भी हम इसको खरीदारी की सलाह देना चाहते हैं। 4,950 का सपोर्ट रहेगा और इंडिगो कहीं ना कहीं 5,250-5,300 तक के टारगेट को छू सकता है। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन प्री ओपन में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी, और यहाँ पर ट्रेड भी चंदन की तरफ से मिलता हुआ। बाजार की मजबूत शुरुआत होने के पूरे आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। निफ्टी अगर आप देखें प्री ओपन टिक्स में भी हम देख रहे हैं करीब 300 अंकों की मजबूती, सेंसेक्स में करीब 850 अंकों की मजबूती के साथ शुरुआत की पूरी तैयारी होती हुई अच्छा खासा एक्शन। लेकिन गैप अप ओपनिंग के बाद रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर खास तौर से नजर। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स क्विकली समझ लेते हैं बाजार खुलने से ठीक पहले। चंदन जी गुड मॉर्निंग। आईटीसी और एनटीपीसी दो स्टॉक्स पर आपका टेक जानना चाहूंगी। आईटीसी के चार्ट्स अगर देखें, एक तो पोजिशनली स्ट्रांग है चार्ट स्ट्रक्चर और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी, और इन दिनों जो ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ट्रेड वॉर को लेकर कंसर्न्स हैं, इससे अलग है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। मार्केट वॉलेटिलिटी या मार्केट की करंट सिचुएशन, न्यूज़ फ्लो से कोई कनेक्शन आईटीसी का तो नहीं नजर आता। प्री ओपन में भी 1-1.5% की मजबूती है, इस पर क्या राय? और एनटीपीसी लोअर लेवल से वॉल्यूम बैक्ड बाइंग कल के सत्र में भी देखने को मिली, क्या आज भी मजबूती का रुझान है? देखिए, कहीं ना कहीं एफएमसीजी या कंजम्पशन थीम पे थोड़ा बहुत भरोसा जताया जा सकता है यदि आप आईटीसी की बात करें, क्योंकि आईटीसी पिछले लगभग 35-36 दिनों से एक रेंज में है और बार बार 410-15 के आसपास हर्डल लेता है। यदि ये जोन निकल जाता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर आएगा, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। 399 के सपोर्ट से 425 तक के अपसाइड बनने चाहिए। पावर सेक्टर की बात करें तो एनटीपीसी में रिकवरी है और कल के डिक्लाइंस में अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। तो यहाँ पे लगभग 343 का सपोर्ट रहेगा, 365-368 तक के टारगेट के लिए। ठीक है किरण जी, अब बीईएल पर एक क्विक व्यू जानना चाहेंगे। ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक रेडार पे हैं। बीईएल और इसी सेगमेंट से जुड़ी अन्य कंपनियां, सरकारी कंपनियों पर फोकस जरूर रहेगा, आपकी राय? सो बीएल की अगर हम बात करें तो कल का जो एक गैप डाउन ओपनिंग था और आज जो गैप अप ओपनिंग है, वोलेटिलिटी के चलते हुए स्टॉक में एक बाइंग ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हुआ था, तो कोई भी गिरावट आती है यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 250 का बन रहा है, तब तक 250 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक बाय ऑन डिप्स यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। ऊपर में जैसे ही 305 के ऊपर ये स्टॉक का क्लोजिंग आएगा, उसके बाद एक नई रैली स्टार्ट हो सकती है बीएल में, तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 250 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमने देखा था कि 300 रुपए के प्राइसेस आ गए थे, लेकिन इन पे कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। सेंटिमेंटल देखिए, बाजार जब डैमेज हो रहा हो तो ऐसे इंपैक्ट आते हैं, अदरवाइज तो अलग सेगमेंट की कंपनी है, कोई ऐसा नहीं कि एक्सपोजर इनका बाहर ज़्यादा होगा, यूएस वगैरह से तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो उम्मीद करके चलिए कि ये शायद रिकवरी आ भी जाए डिफेंस वाले शेयरों में जो भी नुकसान हुआ है। बाजार खुलने में करीब 3.5 मिनट के आसपास समय है। एक दो शेयरों के बारे में और ज़रा पता कर लेते हैं। एक बार ना रिलायंस पर जरा व्यू दे दिए रचना जी, क्योंकि बहुत सारे लोग मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अब ये 1300 वाला रिलायंस 1150 का मिल रहा है, क्या एक एंट्री ली जा सकती है? आप क्या सजेस्ट करेंगी? जी, रिलायंस इज अगेन ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स काउंटर है ये, और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस काउंटर को देखते हैं तो आप यहाँ पे पार्ट इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर सकते हैं।
ये नहीं है कि ये फर्दर लोअर नहीं जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पार्ट अगर अनफॉर्चुनेटली भी मार्केट नीचे जाता है तो आपको सेकंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कुड बी मेड अराउंड 1100। अभी हमें 1170 के करीब है, तो यहाँ पे आप एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट में जरूर डाल सकते हैं। एंड अगर लॉन्गर टर्म नजरिया है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट टोटल इन्वेस्टमेंट एट वन गो ना करें। ठीक है, वन गो में नहीं करना है। आज रिलायंस भी थोड़ी बहुत तेजी के शुरुआत के संकेत दे रहा है। 1172 रुपए का प्राइस आप देख रहे होंगे। एक और शेयर किरण जी आप उस पर जरा व्यू दीजिए अपना, वो है जोमैटो का शेयर। 200 रुपए के नीचे ब्रीफली डिप किया था, लेकिन रिकवरी फिर अच्छी आई जोमैटो में, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऊपर से काफी वैल्यू रेजन हो चुका है जोमैटो के शेयर में। क्या ये एक बेट ले सकते हैं जोमैटो में? जोमेटो की अगर हम बात करें तो नीचे में एक बेस काफी अच्छा बना है 200-205 के आसपास का। कल भी हमने देखा कि 200 के नीचे गया, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, 210 के ऊपर वापस आ गया। अब आज की जो ओपनिंग है वो कहीं ना कहीं 210 के ऊपर है, तो जब तक ये स्टॉक 210 के ऊपर है तब तक 200 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू 210 के ऊपर सस्टेन रहा तो देयर आर चांसेस के 230, और जैसे ही 230 क्रॉस करेगा उसके बाद एक अच्छी खासी रैली 250 तक भी हम देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 200 के स्टॉप लॉस के साथ जरूर से बाई करना चाहिए। ठीक है, 200 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी चाहिए। हमने ऑटो एंसिलरी शेयरों में काफी ज्यादा पिटाई देखी थी, क्योंकि उनका एक्सपोजर वहां पर है। सोना, बीएलडब्ल्यू, संवर्धन मदरसन जैसे जो शेयर हैं उनका एक्सपोजर है। हो सकता है कि अब चूंकि पिटे बहुत हैं तो रिकवरी वहां पर भी आए। रचना जी, कोई स्टॉक जो आपके फोकस में है? कंपोनेंट वाले स्पेस के अगर बात करें, इवन भारत फोर्ज वगैरह में भी गिरावट तो अच्छी खासी आई है। सोना, बीएलडब्ल्यू की भी अगर बात करें तो इसमें भी हमें अच्छा खासा प्राइस टेम्पटिंग लेवल्स पे लगेगा, और ये ना समझे बिल्कुल भी कि इसमें एकदम से रिकवरी वी शेप की आ जाएगी। पर आप पार्ट इन्वेस्टमेंट इसमें भी कर सकते हैं। और जो ये इसमें सोना बीएलडब्ल्यू की अगर बात करें, अगर इसमें एक पुल बैक रैली भी आती है, जो ओनली शॉर्ट कवरिंग तो इसमें होता नहीं, लेकिन एक पुल बैक रैली भी अगर आती है जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर एक अपस्विंग देती है, तो दैट कैन आल्सो टेक द प्राइसेस एज हाई एज 480। तो अभी हम 406 पे खड़े हैं, 406 से 480 तक का एक अपस्विंग यहाँ पे बन सकता है ओवर 2 to 3 months ऑफ टाइम फ्रेम। ठीक है, परफेक्ट। ये आपकी एनालिसिस होगी। सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर बाजार खुलने में 25 सेकंड का समय है। 285 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है निफ्टी। और अगर आप कल के लोज से देखेंगे, कल का लोज था 21,750 के भी नीचे का, वहां से तो अच्छी रिकवरी है, मतलब आप प्रतिशत के लिहाज से अगर देखेंगे तो हो जाएगी। निफ्टी बैंक 50,000 के अहम लेवल के ऊपर जाकर खुलने की तैयारी कर रहा है, तो वहां से भी अच्छी ओपनिंग के संकेत हैं। टाइटन आज मजबूत खुलेगा, 4-5% ऊपर खुलेगा, क्योंकि Q4 की अपडेट्स टाइटन के अच्छे आए हैं, और गोल्ड के जो प्राइसेस थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, ये भी टाइटन को सपोर्ट करने का काम करेंगे। शुरुआत होगी बाजार की, और 390 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा। तो जो इंडिकेशन दे रहा था आपको गिफ्ट निफ्टी, बिल्कुल उसी तर्ज पर शुरुआत हुई है। 22,500 के अहम लेवल के ऊपर जाकर निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स की शुरुआत हुई है वो हुई करीब 1200 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक है अब 800 अंक ऊपर। तो अभी अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो कुछ भी आपको इसमें बुरा नहीं दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार है। 1900 शेयर ऊपर है, और सिर्फ 100 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो कल जो डैमेजिंग जो सेशन था उसके भरपाई की कोशिश हो रही है। आधी भरपाई बाजार ने, मतलब अभी जो शुरुआती सत्र में आंकड़े दिख रहे हैं, आधी भरपाई बाजार ने लगभग कर ली है उसकी। निफ्टी में 400 अंकों की तेजी। अगर हम स्टॉक्स पे आ जाएं तो बीएल को ऑर्डर मिला था, 5% के आसपास की तेजी हम बीएल में देख रहे हैं। टाटा स्टील की बात करें तो काफ़ी पिटे थे शेयर, ये ग्लोबल रिसेशन के तनाव के चलते वहाँ पर थोड़ी बाइंग आ रही है, 4% ऊपर ये है। टाइटन में 4% की तेजी है। टाटा मोटर में लोअर लेवल पर थोड़ी सी वैल्यू बाइंग की कोशिश हो रही है, 4% ऊपर आपको टाटा मोटर का शेयर दिखेगा। और आईटी में जहाँ पर हमने भारी गिरावट देखी थी, आप देखिए इन्फोसिस में तेजी है। ट्रेंड कल 14% टूटा, ट्रेंड में आज करीब 4% के आसपास की रिकवरी है। नोटिस करने वाली चीज ये है कि कल संघर्ष ये हो रहा था कि एक भी शेयर हरे निशान में टिक नहीं पा रहा था। लास्ट में जाके एचयूएल में हमने थोड़ी सी बाइंग देखी थी। आज एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर निफ्टी में आपको गिरावट दिखेगी, यानी कि 50 के 50 शेयर फिलहाल मजबूती दिखा रहे हैं। और जो तेजी है वो है 350 अंकों की निफ्टी में। इस वक्त सेंसेक्स है 1150 अंक ऊपर। इंडिया विक्स थोड़ा कूल हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए, क्योंकि कल हमने 65% ऊपर इंडिया विक्स को देखा है, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 12-13% के आसपास करेक्शन है। 20 के नीचे वैसे इंडिया विक्स आपको फिलहाल दिखेगा।
3 पॉइंट के हिसाब से 3 पॉइंट नीचे आकर कारोबार आपको करता हुआ इंडिया विक्स का लेवल दिखेगा। तो बढ़िया शुरुआत, जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी उस तरह की शुरुआत बाजार को मिली है और निफ्टी बैंक 50,500 के ऊपर अच्छे से टिकता हुआ दिख रहा है। देखिए, जहां पर खबरें अच्छी आ रही हैं ना वो शेयर चल रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर खबरें अच्छी आई कि इनके जो टोटल जो बुकिंग है वो पहुंच गई है 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की। गोदरेज में 5% के आसपास की तेजी है। मिड कैप पार्टी वाले शेयर भी रिकवर कर रहे हैं। कोफोर्ज, केपीआईटी, साइंट में 4 से 5% के आसपास की बाइंग है। गेल, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएल, जो सरकारी कंपनी है जहां पर प्रॉफिट टेकिंग का दौर आया था, वो आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि बाजार का जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल पॉजिटिव लग रहा है। ज्यादा वेट करेंगे नहीं, शुरुआत अच्छी हुई है। इस शुरुआत में आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे वो समझेंगे और लेकर आएंगे अब ओपनिंग ट्रेड। चंदन सर, आपसे कर रहे हैं शुरुआत, आपके ट्रेड। में एक गैप अप ओपनिंग हुई है और कल की जो डिक्लाइन था उसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया विक्स में क्या एक कूल ऑफ देखने को मिल रहा है। आज देखिए इंडिया विक्स में लगभग 11% की गिरावट हुई है, 20 के आसपास है। 16-17 जाएगी तब भी स्टेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज उठाफटक के माहौल बाजार में बरकरार रहेंगे। एक ट्रेड की तरफ फोकस करें तो मेरा ध्यान रहेगा यहाँ पे इंडिगो पे। शुरुआती तौर में भी इसी पे डिस्कस किया था, अभी भी मैं इसी पे डिस्कस करूंगा। काफी सेलेक्टिव इस बाजार में रहने का प्रयास करना चाहिए। 49.85 अब एक सपोर्ट रहेगा और ऊपर में टारगेट बनेंगे 5,300 की तरफ। ठीक है, किरण सर, आपके ट्रेड। सीमेंट सेक्टर के ऊपर हमने कहीं ना कहीं डिस्कशन किया था। एसीसी एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ है। अब दूसरे भी सीमेंट सेक्टर आप देखोगे तो वो भी अपने डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो सीमेंट हमें लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छा खासा अपस्विंग हमें दे सकता है। तो जेके सीमेंट काफी अच्छा लग रहा है। जेके सीमेंट के अगर आप चार्ट देखोगे तो नो डाउट ऊपर के लेवल से यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन अपने एक इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है। तो 4800 के आसपास मेरे हिसाब से एक बार के लिए बाइंग करना चाहिए। 4750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए। अगर 4750 ब्रेक नहीं करता है तो 2 से 3 दिन में 5000 प्लस तक की रैली भी हमें जेके सीमेंट में देखने को मिल सकती है। तो जेके सीमेंट लुक वेरी मच प्रॉमिसिंग, डेफिनेटली बाई करना चाहिए। ठीक है, सीमेंट हो गया, एक इंडिगो का शेयर हो गया। तेजस शाह भी मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तेजस नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाजार में काफी उठा पटक है और गैप अप और गैप डाउन मार्केट्स में हो रहे हैं, तो थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जो स्टॉक मुझे ट्रेडिंग के हिसाब से अभी अच्छा लग रहा है और पोजिशनली भी अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी लिमिटेड। कल के सत्र में स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया था 390 के करीबन और पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा है डेली चार्ट पे। तो एक डिप में खरीदारी करिए, 405 के करीबन आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। 390 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें पहला लक्ष्य रहेगा 420 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 430 का। आईटीसी लिमिटेड अभी बस बाजार खुलने से ठीक पहले इस पर हमने टेक लिया था और अब आपकी भी मोहर लगती हुई अच्छा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेटअप नजर आ रहा है, मजबूती के साथ खुला है और यहाँ से भी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच कल के सत्र में जहां मेटल सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी थी, आज आप सेक्टर ऑफ द डे देखेंगे तो सबसे आगे ये दोनों सेक्टर खड़े हैं। मेटल सेक्टर में भी मजबूती का रुझान और रियल एस्टेट पैक में भी अच्छा खासा एक्शन। रियल एस्टेट में तो कुछ तमाम खबरें भी आ रही हैं, इन दोनों सेक्टर्स पर भी नजर रहेगी। और इस बीच भारत फोर्ज के चार्ट्स को भी एक बार पुल अप करना चाहिए। चंदन जी, भारत फोर्ज देखें, अच्छी मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त शुरुआती तेजी है और शुरुआती तेजी इनफैक्ट गेन्स थोड़े फ्रिजल आउट होते ऊपरी स्तरों से लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग का फेज आता हुआ भी नजर आ रहा है। 3% की तेजी अब भी कायम है। क्या राय रहेगी 979 के लेवल्स पर? जी, भारत फोर्ज को ट्रेड करना काफी टफ रहेगा क्योंकि इसका मेजर ट्रेंड है वो पिछले लगातार 9 महीने से नेगेटिव रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और इनफैक्ट लास्ट मंथ में रिकवरी हुई थी 1200 के आसपास, बट वापस सेल ऑफ देखने को मिला 920 की तरफ। कल के दिन रिकवरी के बाद आज गैप अप हो रहा है, बट अगेन फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं आ रही है। 1000 की कॉल में राइटिंग हो रही है, तो 1010 निकलेगा तभी यहाँ पे रिवर्सल के चांस रहेंगे। अदरवाइज ये वापस एक बार के लिए 950 940 तक के लेवल को टेस्ट करके ओपनिंग गैप को फिल कर सकता है।
निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स देखेंगे तो उसमें सबसे आगे आरईसी पीएफसी के स्टॉक्स नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 3.5 से 4% की मजबूती दोनों स्टॉक्स में इस वक्त नजर आ रही है। 398 के लेवल्स पर आरईसी के स्टॉक में मूवमेंट हम देख रहे हैं और साथ ही पीएफसी भी 411 के स्तर पर कामकाज करता हुआ। तेजस जी, आरईसी पीएफसी के चार्ट्स पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आरईसी और पीएफसी काफी रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल के सत्र में भी एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला था, बट काफी स्ट्रांग रिकवरी हो गई है। और आज के भी सत्र में जो है स्टॉक ने एक पॉजिटिव गैप अप दिखा रहा है। डेली चार्ट पे एक आइलैंड रिवर्सल पैटर्न बन रहा है इन केस ऑफ पीएफसी। और आज स्टॉक जो है अपनी 10 और 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे को लग रहा है ट्रेडिंग के हिसाब से भी ये स्टॉक में डिप में खरीदारी कर सकते हैं। फॉर इंट्राडे बेसिस 396 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और लक्ष्य रहेगा 422 से लेके 430 तक के। ठीक है, 422 से लेकर 430 तक की आरईसी में करीब 4% के आसपास की तेजी है। आज के मार्केट में आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप ने वैसे संकेत कल ही दे दिए थे। कल मिड कैप स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 4 से 6% के आसपास रिकवरी आई थी और वो रिकवरी अब और जाके मजबूत हो रही है। एक खेमा जिसको हाईलाइट करना जरूरी है और वो है कैपिटल मार्केट से जुड़ा हुआ, क्योंकि देखिए उसमें लोगों का भरोसा रहा है, लोगों ने पैसे भी खूब बनाए हैं और हर डिप बाय की जा रही है। एंजल वन आज वायदा का सबसे चढ़ने वाला शेयर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएससी में 4.5% के आसपास की तेजी है। बीएससी में लोगों ने खूब जम के पैसे बनाए और ये जो भी डिप आया देखिए उसको बाई कर रहे हैं, फिर से 5,500 रुपए का शेयर हो गया है। और इसके अलावा एमसीएक्स में भी अच्छी तेजी है। इसमें चंदन जी, आप जरा इस स्पेस के बारे में जरा बताइए, क्या राय है आपकी और कोई शेयर आपको ट्रेड के लिहाज से ठीक दिख रहा है? देखिए, आप कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज की बात कर रहे हो तो बिल्कुल बीएससी एमसीएक्स 2-3 ये चुनिंदा नेम है जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। और इनफैक्ट कैपिटल मार्केट का थीम यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करेगा। जिस हिसाब से डीआईएस का कंटिन्यूसली फ्लो है, डीमेट अकाउंट बढ़ते जा रहे हैं, तो बीएससी पे हमारा नजर है। और जो वापस वीकली एक्सपायरी का जो कंसर्न था वो खत्म हुआ है, तो एक बीएससी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर वापस सेंटीमेंट वाइज बना है। 5,300 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 5650-5800 तक के टारगेट बीएससी में। एमसेक्स भी ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है और गोल्ड की डिमांड की वजह से गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एक अट्रैक्शन देखने को मिला है। एमसेक्स पे ओवरऑल खरीदारी की सलाह है। 5,050 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में लगभग 5450 तक के टारगेट भी एमसेक्स दिखा सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर में पॉजिटिव है। इंट्राडे में जरूर स्विंग हो सकता है, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, एमसीएक्स बीएससी दोनों में आपके लिए बाई की रिकमेंडेशन। तेजस जी, दो थीम जहां पर आज थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, बाइंग आ रही है, मेटल और आईटी। मेटल में हम देख रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, इसके अलावा आप देखेंगे कुछ और शेयर भी, टाटा स्टील 3% ऊपर है। आईटी में मिड कैप आईटी या फिर लार्ज कैप आज थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन मुझे संशय है क्योंकि टैरिफ को लेकर तनाव ये मेटल को लेकर छटा नहीं है। अमेरिका में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। क्या अगर 5-10% के प्रॉफिट मिल जाएं तो नीचे के लेवल पर एंट्री करके ऊपर निकल लेना भी टाइमली रणनीति होनी चाहिए? और कोई आपको शेयर अच्छा लग रहा हो जरा वो भी गाइड कीजिएगा। डेफिनेटली अभी जो मार्केट है वो खाली ट्रेडिंग मार्केट है और आईटी में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी। तो अभी जो लग रहा है अहेड ऑफ द रिजल्ट सीजन थोड़ी सी पुल बैक रैली आ रही है, शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट जो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी वीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आईटी स्टॉक्स में अगर ऊपरी निचले स्तरों से किसी ने बाइंग की है तो ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करना चाहिए। और मेटल इंडेक्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स में भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी थी कल के सत्र में और आज हल्की सी रिलीफ रैली देख रहे हैं। जो शेयर हमें पसंद है मेटल सेक्टर में है वो है टाटा स्टील, बट ये लेवल पे मैं एडवाइज नहीं करूंगा बाइंग करने के लिए। अगर स्टॉक में एक करेक्शन आता है और 125-126 के करीबन स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। ये स्टॉक है, इसने जो प्रीवियस स्विंग लो बनाया था 122 के करीबन, वो शायद रीटेस्ट हो सकता है जो जनवरी में फॉर्म हुआ था। अगर वो लेवल आता है तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से काफी बढ़िया शेयर रहेगा। 350 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी 1.5% ऊपर है। 22,500 का लेवल निफ्टी ने अचीव तो कर लिया, बस इसको टिकाना है। अगर ये टिक गया तो सेकंड हाफ में आप देखेंगे जो ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव होंगे। अभी ऑप्शंस के मैं सब ऑप्शन चेन वगैरह चेक कर रहा था, मेरे को अभी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ये डाइसी सिचुएशन है ना। 22,500 अगर नहीं टिकाएगा तो फिर वापस नीचे लाएगा।
लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा दिक्कत है नहीं मार्केट्स के अंदर। मैंने तो कल भी आपको ये बात बताई थी और मेरे को इसमें कोई गुरेज भी नहीं है कहने में कि हमने तो कल आपको डंके की चोट पे बोला था भाई 60-70% तो डिस्काउंट हो गया है ये सब कुछ। आपको जैसे समझना हो समझ लो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ज़रूर कल प्लस करता। और मेरे को कल जितने लोग टिके मिले उन सब से मैंने यही बात बोली कि भाई थोड़ा बहुत प्लस ज़रूर करो, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों की लड़ाई में आपको मिल रही है ना, और आप कल ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे थे। बट एनी हाउ आज जो मार्केट का रिएक्शन है वो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, और अगर ये टिका देता है तो ये एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में भी कन्वर्ट हो सकता है। आप सिर्फ इसी चीज़ को याद करें, चंदन सर तो बहुत अच्छे से डेरिवेटिव एक्सपायरी को ट्रैक करते हैं। मार्च के मंथ में भी कुछ ऐसा ही था, जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी नंबर्स ख़राब थे, 10 दिन तक हमने किसी तरह से उसको पचाया, डाइजेस्ट किया, फिर सेकेंड हाफ में कवरिंग करवा दी। इस बार भी वैसे हुआ, सीरीज़ की शुरुआत वीक हैंड्स के साथ हुई है, लाइट भी थी सीरीज़, तो लाइट सीरीज़ में मंदी आ गई। जब मंदी आई तो उसको जब कवर कराएंगे तो हमको सेकंड हाफ तक लेके जाना पड़ेगा, और मेरे को लग रहा है कि इस सीरीज़ का सेकंड हाफ भी यानी कि 10-12 तारीख के बाद भी और स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट, अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती है। जैसे गवर्नमेंट ने कल अपनी तरफ से ही एक गलत खबर सिस्टम में, गलत खबर तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन वो मार्केट के लिए कम से कम उतनी लिहाज से अच्छी नहीं है कि भाई 2 रुपये आप एक्साइज ड्यूटी पे लगा रहे हो। कंज्यूमर्स को दो ना, कंज्यूमर्स का चक्का घूमने दो, आपका चक्का अपने आप घूम जाएगा। आपने बोला नहीं पहले हमारे को पैसा दो, बाद में कंज्यूमर्स को पैसा दो, समझ में नहीं आया। मैंने कल रिपोर्टर को उसके बाद भी फ़ोन किया, अपने शो के बाद भी, मैं कहा सर मेरे को आपका पॉइंट वो समझ में नहीं आया। तो बोले हमको भी ज़रा सरकार के हमको पॉइंट समझ में नहीं आया कि उन्होंने 2 रुपये कल क्यों एक्साइज ड्यूटी पे बढ़ा दिए। बट एनी हाउ 850 पॉइंट आ चुका बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में HDFC सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहता है। 1800 आ जाएगा सर, 1800, 1820, 30 चंदन सर इस सीरीज में। देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं इस बाजार में बैंक थोड़े रिजिलियंस रहे, उतना गिरावट नहीं देखने को मिली जितना पूरे मार्केट में देखने को मिली। और एचडीएफसी बैंक इस बार काफी एक मजबूत कड़ी रहा है। पहले आप देखोगे तो 1750 1760 एक क्लस्टर ऑफ सप्लाई जोन होता था जो पार नहीं करता था, और अभी 2 दिन पहले 1738 40 50 के आसपास के बेस बना रहा है। तो रोल रिवर्सल जैसे प्राइस पैटर्न बन रहा है, और वो भी तब जब बाजार में काफी एक बड़ा स्विंग्स देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ी बहुत लीडरशिप बचेगी। हालांकि 1800 के ऊपर बड़े स्विंग्स ही पॉसिबल है, बट एज ऑफ नाउ 1800 तक का लेवल प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरे ऐसा मानना है कि 1735 40 के सपोर्ट से 1800 1820 तक के स्विंग्स एचडीएफसी बैंक में बनने चाहिए, और उस तरह का ही माहौल आपको आईसीआईसी बैंक में देखने को मिलेगा। पॉइंट टेकन है। और इस बीच आपको बता दूं बैंक निफ्टी समय करीब 950 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ये 50-700 की कैटेगरी में आ गया। 50-800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मैं चाहता हूँ ये भी पार हो जाए तो फिर आप आज देखेंगे बैंक निफ्टी आपको और भी तेज़ मिलेगा। 2 शेयर और पता कर लेता हूँ मैं, जहाँ पर आज लॉन्ग पोजीशन शुरुआत में काफ़ी अच्छे से बन रही है। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ यस, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एंजल 1 के अंदर पोजीशन है, बट वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम तो किसी के अंदर भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कल जैसे ही हालत है, कल टूट रहा था बिना वॉल्यूम के, आज चल रहा है बिना वॉल्यूम के, तो सिर्फ स्विंग्स हैंड्स हो रहे हैं। पीएनबी हाउसिंग 5.5% ऊपर है, और कितना चलेगा एक बार तेजस आप चेक करोगे पीएनबी हाउसिंग? देखिए पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि एक गिरावट आई थी, बट जो 200 दिन की मूविंग एवरेज से वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा रिबाउंड दिया था, और जो चार्ट स्ट्रक्चर है वीकली और डेली पे काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस है 976 का, अगर मेरे हिसाब से ये सरपास करता है तो 1015 से लेके 1035 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। अगर कोई करेक्शन आता है तो बाय करिए, या वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 976। अगर 976 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है स्टॉक में भी फॉर एन आवर, तो आप 1015 से लेके 1035 तक के भी लेवल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक राय मिलती हुई 1035 तक के लेवल्स भी ऑन दी अपसाइड ज़रूर नज़र आ सकते हैं, इस पर फोकस होना चाहिए। लेकिन बाजार पर बेंचमार्क इंडिसेस और ब्रॉडर मार्केट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं
करीब 1200 अंकों की मजबूती के साथ कामकाज। आउट परफॉर्मेंस इस वक्त नजर आ रही है और निफ्टी और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे अच्छी खासी मजबूती के बीच। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 900 पॉइंट के गेंस के साथ आज तेजी का रुझान दिखाते हुए दिन के उच्चतम स्तर पर इस वक्त हम देख रहे हैं मार्केट। मिड कैप इंडेक्स में 950 अंकों की 850 से 950 अंकों की मजबूती और इसी तरह की तस्वीर आपको निफ्टी और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में भी देखने को मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल अच्छी खासी नजर आ रही है, हर सेक्टर हर पॉकेट में। कल जिस तरह का ट्रेंड हम देख रहे थे, लाल निशान के साथ ट्रेड नजर आ रहे थे, आज उससे बिल्कुल विपरीत सारे के सारे सेक्टर्स जो है परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट और मेटल ऑन द फेस ऑफ इट काफी अच्छा एक्शन दिखाते हुए। टाटा मोटर्स के स्टॉक पर एक नजर होनी चाहिए, शार्प अपसर्ज इस स्टॉक में चंदन देखने को मिल रहा है। कल यही स्टॉक था जिसमें हमने देखा था डाउनसाइड ऑलमोस्ट अ क्रैश ऑफ 10% देखने को मिला था जब जैगुआर लैंड रोवर ने यूएस में शिपमेंट्स हॉल्ट करने की खबर बताई थी। और इसके ठीक विपरीत आज हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स में करीब 3% की तेजी के साथ मजबूती है। खबर यही है कि जेएलआर जो कि टाटा मोटर्स जिसे ओन करती है, उन्होंने नेट डेट जीरो टारगेट वित्त वर्ष 2025 के लिए अचीव कर लिए हैं। एक्सचेंजेस पर यह खबर आई थी और आज इस सत्र में हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स में 3% की तेजी। आपकी राय क्या होगी? देखिए मानसी जी, काफी सेलेक्टिव रहना पड़ेगा इस मार्केट में और यूजुअली उन्हीं काउंटर की तरफ जाना पड़ेगा जो डोमेस्टिक ग्रोथ और थीम पे फोकस कर रहे हैं। और इसलिए हम बार बार इंडिगो या फिर बजाज फाइनेंस, कुछ प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक्स की चर्चा कर रहे हैं। अब हम टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में आप देखोगे तो 4 मार्च से लेके लगभग 25 मार्च तक अच्छी रिकवरी हुई थी, बट 7 दिन नहीं लेके थे उस रिकवरी को कंप्लीट करने में और डिक्लाइन में। वापिस आज रिकवरी जरूर हुई है, गेप अप हुआ है, बट फॉलो अप एक्टिविटी चाहिए। 600 की कॉल राइटिंग है, वो वहां पे निकलनी बहुत जरूरी है क्योंकि वीकली स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम मंथली चार्ट सेटअप पे बन रहा है, तो थोड़ा कोशिश रहे। यदि रिस्क लेना चाहते हो तो भी यहाँ पे ध्यान रखें। इमीडिएट लेवल की बात करते हो तो 582 सपोर्ट का काम करेगा और 605 के ऊपर होल्ड करता है तो 625 तक शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बन सकता है। इस बिल्कुल समझ आ रही है चंदन, आप ये कह रहे हैं कि फॉलोअप एक्टिविटी यहाँ से और ज्यादा मजबूती कुछ सेशंस की अगर देखने को मिलेगी तो कन्विक्शन बन सकता है, तब तक इसे वॉच लिस्ट में ही रखना है। लार्जर प्लेयर्स में तेजस जी, मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आज के सत्र में लगभग सारे के सारे सेक्टर्स से, जो सारे मेजर सेक्टर्स है वहां से कंट्रीब्यूशन है। बैंक्स फाइनेंशियल से भी कंट्रीब्यूशन है, आईसीआईसीआई बैंक, एलएनटी भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आईटी सेक्टर जो कि काफी हद तक थकान महसूस कर रहा था पिछले दिनों ग्लोबल सेल ऑफ के चलते, उसमें भी मजबूती। इन्फोसिस जैसे बड़े दिग्गज प्लेयर में तेजी है, वहीं भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक, पर्टिकुलरली बैंक्स फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, क्वार्टरली अपडेट्स इंडसइंड बैंक की अगर छोड़ दें, अच्छे खासे आते हुए दिखे। छोटी मझौली लार्जर बैंक प्लेयर्स में से कहीं कन्विक्शन अगर आपका बन रहा है तो? देखिए, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मेरे हिसाब से एनबीएफसीज और बैंकिंग जो स्टॉक्स है दे विल आउट परफॉर्म। कल के सत्र में हमने देखा कि निफ्टी ने जो है उसका जो मार्च मंथ का लो था वो रिटेस्ट किया था और निफ्टी लगातार अभी भी 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कल गैप डाउन करने के बाद अच्छी खासी रिकवरी दे दी थी और आज के सत्र में जो स्टॉक बैंक निफ्टी है वो 50 दिन और 200 दिन की मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। तो रिलेटिवली अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल का जो स्ट्रक्चर है इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। और जो स्टॉक्स हमें बैंकिंग सेक्टर में जो अच्छे लग रहे हैं वो है एक्सिस बैंक है और कोटक बैंक है और फ्रॉम पीएसयू बैंकिंग स्पेस एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा लग रहा है। % के आसपास की तेजी है, 750 रुपए के नीचे चला गया था एसबीआई, लेकिन अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में और 12 के 12 शेयर आज तेजी वाले हैं। अगर आप टॉप के जो बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को जोड़ दिए, तीनों बैंकों से ही करीब इस 900 की तेजी में तो 600 पॉइंट तो इन्हीं का योगदान है। वेटेज के लिहाज से बड़े हैं तो ये लाजमी भी है कि ये चीजें हम देख रहे हैं। एक शेयर आपसे जरा जानना चाहेंगे चंदन जी, और वो है अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक में जो भी थोड़ा बहुत डैमेज आ रहा है ना, रिकवरी बड़ी फास्ट आ रही है। दिग्गज है अपने स्पेस की, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वंडरवॉल केयर को खरीदा था, अच्छी एक्विजिशन एक अल्ट्राटेक ने की थी। 11,500 रुपए के ऊपर फिर से आ गया अल्ट्राटेक। यहां से भी आप तेजी देख रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो ओवरऑल मार्केट को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि मार्केट में कितना स्टेबिलिटी या होल्ड देखने को मिलता है। और अल्ट्राटेक की बात करें, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अल्ट्राटेक में एक बॉटम बना 11,000 के आसपास और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन देखने को मिला और जिस हिसाब से सेटअप बना है 11,250 का सपोर्ट बनेगा ऊपर में लगभग 12,000 तक के टारगेट के लिए।
ठीक है, 12,000 तक के टारगेट के लिए 11,500 पर फिलहाल ये शेयर हैं, तो और आपके लिए गुंजाइश अभी है। न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी आज हम देखने की तेजी है। आप देखेंगे तो पेटीएम के शेयर में 3% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा पीबी फिनटेक चल रहा है। तेजस जी, पेटीएम या पीबी फिनटेक आपको तेजी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है? क्योंकि देखिए ये टैरिफ से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाले ये शेयर ये है नहीं, दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं तो। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है, और कल के गिरावट के बाद जो है स्टॉक ने अपनी जो मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म उसके ऊपर ही बंद दिया है। एक बार मेरे हिसाब से ये स्टॉक को एक 845 से लेके 850 का एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर वो सरपास करता है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम काफी स्ट्रांगली पिकअप होगा और स्टॉक मेरे हिसाब से 900 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है पेटीएम का अच्छा है, बट एक ब्रेकआउट आना जरूरी है अबव 845। सो ये स्टॉक में आप या तो डिप में खरीदारी कर सकते हैं, अगर कोई डिप आती है 775 780 के करीबन तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 740, या तो फिर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए। 845 के ऊपर जाता है तो मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में। सेलेक्ट करके शेयर्स देखने पड़ेंगे, लेने भी पड़ेंगे। जैसे आज अडानी ग्रुप के शेयर्स में आपको नोटिस कराता हूँ। अडानी एंटरप्राइज करीब 2.5% ऊपर है, 60 रुपये जोड़े हैं इसने। कल ही करीब 2200 रुपये के आसपास मिल रहा था, आज 22.75 का शेयर है। क्या इसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वाले को रखना चाहिए चंदन? क्योंकि इसके अंदर 3-4 कंपनियां हैं, इनके 3-4 बिजनेस सब अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर हैं। भविष्य में कभी भी इनमें से बिजनेस निकल के अलग होंगे तो एक वैल्यू मिलेगी। मैंने सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ और मेरा कोई पर्पस नहीं है अडानी एंटरप्राइज को प्लस करने का। एक बार आपका टेक। मैं तो वही सजेस्ट करूंगा कि जिन काउंटर्स में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है उन्हीं पे जाना चाहिए, क्योंकि एक तो इंडेक्स का खुद का वॉलेटिलिटी है और दूसरा स्टॉक्स का बीटा यदि हाई है तो आपको दोनों तरफ के स्विंग्स दिखाता हुआ नजर आएगा। बट यस, आपका यदि यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लंबी अवधि पे है तो जरूर इस काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-11 महीने की बात करें तो 3750 से लेकर 2000 तक का करेक्टिव मूव देखा है और अभी पिछले लगभग 3-4 वीक से बॉटम बनने का यहाँ पे प्रयास हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2000 मेजर बेस बन चुका है ऊपर में 2400 और 2600 तक के टारगेट के लिए, तो इस लिहाज से इसको लिया जा सकता है। बट ध्यान रखिए कि आप यदि लेते हो तो हल्का सा डिप कोई और आता है तो वहां पे भी आपको एवरेज आउट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की यहाँ पे राय है, न कि इंट्राडे स्विंग्स को प्ले करने के लिए। ठीक है, पॉइंट टेकन। खैर इस बीच अगर आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे तो निफ्टी ने अपने 22,500 के लेवल को तोड़ा है अभी और ये 470 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कहने को सिर्फ 30 ही पॉइंट तो नीचे हो, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क पड़ता है इससे, इसी से ही तो फ़र्क पड़ता है। अगर ये फ़र्क नहीं पड़ना होता तो फिर 22,000 के आसपास ही क्यों रुकता मार्केट? वो तो 21,500 भी रुक जाता, 21,300 भी रुक सकता था कल। तो हर लेवल की अपनी इम्पोर्टेंस है। आज कोशिश ये करनी चाहिए मार्केट को कि 22,500 के ऊपर ही क्लोज रखे। अगर रखता है तो बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। ट्रस्ट में आप सीरीज़ के सेकंड हाफ काफ़ी बढ़िया देखेंगे। अगर ये आज 22,500 के नीचे नहीं रहता, यानी कि नीचे क्लोज करता है, तो फिर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखा जाए अगले कई हफ्ते छुट्टियों से भरे हुए हैं, एक 2 दिन बीच बीच में आ रहे हैं छुट्टी के, तो ये ट्रेडिंग सेशंस थोड़े कम करेंगे। 24 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है। बैंक निफ्टी सिर्फ 700 पॉइंट हो गया, अभी करीब 900 पॉइंट तक तेज़ हो गया था। एथिकली देखा जाए तो ऊपर से बैंक निफ्टी भी 200 पॉइंट नीचे गया है। ऑप्शंस का मैं आपको चेक करवाता हूँ, चलो आप ऑप्शन से ही चेक करो। 22,000 तो पक्का है ना आपका लेवल। एक बार आप 17 अप्रैल की 22,000 वाली कॉल्स दिखा सकते हो, जिसके ऊपर 17 अप्रैल लिखा हो और 22,000 के कॉल लिखा हो, ये तो पक्का है ना, आप मानते हो। उसकी कॉल के अंदर भी आज वैल्यू एडिशन बहुत स्ट्रांग नहीं हो रहा, सिर्फ 16% का एप्रिसिएशन है। तो बॉस ट्रैपिंग होती, ऐसी ज़बरदस्त ट्रैपिंग होती तो ये कम से कम 100% ऊपर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, तो अभी सिर्फ 16% ऊपर है। तो अभी ऑप्शंस के अंदर वो जागृति नहीं आ रही है। कल गैप डाउन की वजह से ये आप 9 तारीख के दिखा रहे हैं, बट ये भी रख लो आप, तब भी से भी पता लग जाएगा। आप देखोगे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11% है, तो बहुत कम शॉर्ट कवरिंग नहीं है इसके अंदर। और प्राइस एप्रिसिएशन भी 27% ही। क्या होता है 27% ऑप्शंस में? छोटा मोटा ट्रेड ही 27% 28% का होता है। कल आपको एक कॉल दिखाऊं, मैं आपको पुट दिखाऊंगा कल एक, अभी मेरे पास डाटा नहीं है तो आपको मैं चलो वैसे मूजबानी बता देता हूँ। 22,000 की कल पुट पता है कितने परसेंटेज चली थी?
5000% चली थी। वो 4 रुपये की थी और समथिंग कुछ 200-250 के आसपास। एक बार मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैंने कल अपने डेरिवेटिव्स नोट में भेजा है, अपनी टीम को भी मैं भेजता हूँ, हालांकि वो पता नहीं कितना देखते नहीं देखते, बट उसके अंदर हमने डाला था 22,000 के पुट, कल 5000% चली, 7% का ओपन इंटरेस्ट उसके अंदर कम हुआ था। आज वो एग्रेशन नहीं दिख रहा ऑप्शंस के अंदर मेरे को। ये चंदन सर भी फील कर रहे होंगे, बाजार हरे निशान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। गैप है, कोई दो राय नहीं है। इंडिया विक्स टूटा है 12%, कोई दो राय नहीं है। बट ऑप्शंस वाले उतनी स्मार्टली आज प्ले नहीं कर रहे हैं। कल तो जैकपॉट लगा, बट आज रिकवरी में थोड़ा थोड़ा कॉशियस स्टांस है। चंदन सर, आप भी ये नोटिस कर रहे होंगे, कॉल्स का एकुमुलेशन स्ट्रांग नहीं है आज। बिल्कुल सही। और दूसरा देखिए, ध्यान रखिए कि इस मार्केट में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि स्विंग भी होगा तो कॉल बायर्स को पैसा बनना बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि एक तो आप 20-21 की विक्स पे काम करोगे, और यदि मार्केट होल्ड करता है तो सबसे पहले आपका विक्स कूल डाउन होगा। तो यदि विक्स कूल डाउन होता है तो वेगा की वजह से ऑप्शन की प्रीमियम ऑलरेडी घट जाएंगे। तो इस कंडीशन में यदि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो भी ऑप्शंस के प्रीमियम घटेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में आपका वेगा घटेगा। और थोड़ा सा रिकवरी भी होता है तो भी ऑप्शन के प्रीमियम बड़े स्विंग नहीं आएंगे। तो इसके लिए या तो आप स्ट्रेटेजी बना के काम करो, बुल स्प्रेड बना के काम करो। तो अगेन इसके लिए काफी टफ रहेगा ऑप्शन बायर के लिए पैसा बनाने के लिए। एक चीज और बताऊं मैं, कल जब मार्केट लगभग 1000 पॉइंट डाउन था, फिर भी ओटीएम कॉल्स के प्रीमियम नहीं घटे थे। यूजुअली जब मार्केट गिरता है तो कॉल्स के प्रीमियम क्रेश हो जाते हैं, वो ओटीएम इसलिए क्रेश नहीं हो रहे थे क्योंकि वेगा में बड़ा स्पाइक देखने को मिला। तो आपको ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन में जब भी ट्रेड करते हैं तो मार्केट मूवमेंट के साथ में आपका थीटा और वेगा, वो दोनों चीज इंपॉर्टेंट रहती है। तो इन तीनों को ध्यान में रख के ऑप्शन को काफी सिलेक्टिव होकर चुने। ठीक है, सेलेक्टिव ऑप्शंस होना जरूरी है, स्ट्राइक अच्छी पकड़ना और उल्टी सीधी स्ट्राइक वगैरह मत लेना। और मैं बोलूँगा कि 12 बजे तक ना एक बार पहले चेक कर लो मार्केट को, अगर ये स्ट्रॉन्ग नोट पे रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 लेवल्स आपको बता देता हूँ। 22,500 कम से कम रहना चाहिए निफ्टी पे, कम से कम, और दूसरा कम से कम 50,500 बैंक निफ्टी का भी रहना चाहिए। ये दोनों लेवल अगर मेंटेन रहते हैं टिल 12 बजे तक में, तब शायद ऑप्शंस थोड़ी एक्टिव हो जाए, बाद में कवरिंग कराने का प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं तो हो सकता है ना, ऑप्शंस वालों को भी पता है आज गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद एक बार हमने राउंड का झेल लिया ना तो वापस शॉर्ट करो ऊपर से, तो वो प्रेशर ना सिस्टम में आ जाए। ठीक है, तो ये मैं ना आपको और ऊपर की स्ट्राइक भी चेक करके बता रहा हूँ। ये मैंने 22,800 23,000 तक की स्ट्राइक भी सारी चेक की हुई है। वहाँ पे तो कईयों में तो राइटिंग हो गई है, कॉल राइटिंग शुरू हो गई है अभी से ही। तो ये थोड़ी सी चीज़ चेक करने की ज़रूरत है बस। आशुतोष वखारे भी इस बीच मेरे को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। DA, AG, NIFM, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई और इनफैक्ट उसी समय मुलाकात होती है जिससे मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जोन के अंदर होता है और आपके इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। ये जो पूरा टैरिफ वाला एपिसोड है, इसको आप कैसे देखते हो सर? जी नमस्कार। जो लास्ट टाइम भी जो हमने बात करी थी, होली के समय कुछ बात करी थी, और मैं तभी भी वही बोल रहा था कि पेन अभी है मार्केट में। और तो एंड फॉर्चुनेटली और थैंकफुली दैट हैज प्लेड आउट। पर अगर अभी आगे चल के देखेंगे तो जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं, आई कंटिन्यू विद द सेम स्टैंड कि मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, और जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं है तब तक मार्केट को डाउनसाइड और बिल्कुल हो सकती है। सो दैट्स वेयर आई स्टैंड। शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए। मानसी, दिस साइड अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी मार्केट को नहीं पसंद आती, ये बात तो सही है। लेकिन FIIs विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि वापसी कब होगी, और ये अनसर्टेनिटी, वैसे भी बिकवाली का दौर चल रहा था FIIs की तरफ से, इस तरह की अनसर्टेनिटी है क्या एक अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ FIIs की नजर करने का? आप जी देखिए, मैं आप जो FIIs की बिकवाली की बात कर रहे हैं उसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि FIIs इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में अच्छी संख्या में पैसा डाल रहे हैं। तो शेयर बाजार से भले ही निकल रहे होंगे, लेकिन जैसे कि रुपया जब 87 या 88 के पास चले गया था तो बड़ी न्यूज थी कि रुपया वीक हो गया, ऑल टाइम लो पे है। बट नाउ अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ या लास्ट 3 मंथ्स में वो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास हो गया। तो ये इसलिए है कि भले ही शेयर बाजार में, जागतिक शेयर बाजारों में FIIs बिकवाली कर रहे होंगे, पर इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में, और मैं लास्ट टाइम भी मैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर बात कर रहा था, अगर अपनी RBI पॉलिसी अभी आ रही है
अगर ब्याज दरें कटेगी तो पहले बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे और वो वाला एक ट्रेड कहीं तो भी FIIs ध्यान दे रहे होंगे। तो शेयर बाजार में कब आएंगे, देखिए अगर आप साइकिल्स देखेंगे तो जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल पूरी तरह से नीचे नहीं आती तब तक स्टॉक्स में, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जब ब्याज दरें नीचे आएंगी तब आप और मैं होम लोन लेंगे। जैसे 2003 के समय हाउसिंग लोन 5% पे था और 2000 से 2003 आपका सेंसेक्स 3000 पे ही पड़ा था 3 साल तक। तो प्राइस करेक्शन बोलो, टाइम करेक्शन बोलो, तो टिल द टाइम द इंटरेस्ट रेट साइकिल डजंट फुली प्ले आउट देयर वोंट बी एनी हरी, कोई जल्दी में नहीं रहेगा पैसा डालने में शेयर बाजार में। तो ये इकोनॉमिक थियरी और अपने इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो ये हुआ है कि पहले पूरी ब्याज दरें नीचे आ जाएंगी जितनी भी नीचे आती हैं, और तब तक शेयर बाजार में या तो प्राइस करेक्शन और हो सकता है या तो टाइम करेक्शन पड़ा रहेगा यहीं पे अगर रहता है तो। नो वन नोज द फ्यूचर, पर टॉप से 50% भी गिरा है बाजार पिछले मंदियों में। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हमने देखी तमाम वो कोविड में गिरा, उसके बाद और भी बाजार के लिए ऐसे हलचल आए जहां पर बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया था। आपसे अब ये जानना चाहेंगे, देखिए आज थोड़ा सा ना बाजार स्थिर है तो मन भी स्थिर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं उतनी बड़ी दिक्कत है नहीं, हरियाली दिख रही है स्क्रीन पे हमें। अगर यहाँ से भी किसी को अगर कुछ प्लान करना हो, चूंकि आप सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आपकी बड़ी बारीक नजर रहती है सेक्टर के ट्रेंड्स को एनालाइज करने में, तो आप जरा बताइए कि 2-3 सेक्टर जो आपको यहाँ से सबसे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं और वो 2-3 सेक्टर जिनसे अभी थोड़ा सा दूर रहना है, कोशिश रहना है। हमने भी कुछ चीजें ग्राफिक्स में डाली हैं कि IT, फार्मा, मेटल, ये वो चीजें हैं, थोड़े से अभी रिस्की बेट हो जाएगा वहां पैसे डिप्लॉय करना। आपने देखिए कैसा है कि अगर आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि क्रूड ऑयल अभी इतना नीचे आ रहा है, पर क्रूड का भारत की अर्थव्यवस्था में जो इम्पैक्ट 10 साल पहले था वो अब उतना इम्पैक्ट है, पर अब उतना इम्पैक्ट नहीं है। So therefore EV is obviously one play, pharma is obviously one play। ये या कुछ नहीं तो इंडेक्स ETF ही ऐसा है। मैं छोटे निवेशकों को तो हमेशा यही बोलता हूँ, मैं भी करता हूँ, इंडेक्स ETF कर लो, इंडेक्स फंड कर लो, ये करते रहो। और ये समय, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि ये समय भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। ये जो भी दिक्कतें आ रही है ये जागतिक स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ तो भी हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। अगर आप भारत के बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे तो हमारे बॉन्ड यील्ड्स भी कम है, हमारा रुपया भी फ्लैट है ऑन मंथ। तो सेक्टर्स स्पेसिफिक से अच्छा मैं तो बोलूंगा कि जो करना है फॉर द नेक्स्ट 5 years, 10 years, 15 years, ये समय सही है। और पेन आ सकता है, और अगर मार्केट और गिरता है तो वो SIP कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बियॉन्ड दैट अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अमेरिका भी बोल रहा है हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, तो देखा जाए तो थेरोटिकली फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग को दिक्कत आ जाएगी। पर ये सब बोलना इतना आसान नहीं है, फैक्ट्रीज खड़ी कर देना वहां पे। इनफैक्ट दूसरा ये है कि चाइना से बाहर कंपनियां निकलेंगी सप्लाई चेन्स के लिए तो इंडिया को बेनिफिट होगा, ये चाइना +1 वाला प्ले है। तो वही सारे थीम्स हैं, वही सारे, कुछ नया नहीं है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था सही चल रही है। PLI स्कीम आएगी अपने लिए, अपना फिस्कल डिसिप्लिन अच्छा है। एज एन इकोनॉमी हमारे में आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं देख सकते। सो देयरफॉर हर एक सेक्टर अच्छा है ओवर द नेक्स्ट 5 years, 10 year पीरियड, एंड दैट इज व्हाट आई विल से। मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, अपने बल पर सुचारू रूप से काम करने के कदम हम भारतीय बाजार रखते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस तरह के हालात में आप जैसे स्ट्रॉन्ग वोकल वॉइस को ज़रूर सुनना चाहते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस जताते हैं तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स का भी भरोसा बनता है भारतीय बाजार और लॉन्ग टर्म अंडरटोन प्ले पर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे टू यू। सो EV, फार्मा, और अगर फिलहाल कुछ ना समझ आए तो भारतीय बाजार में इंडेक्स ETF, छोटे निवेशकों को अपनी SIP जो है उसे कायम रखना चाहिए। इस बीच 10:10 पर हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज लगातार जुड़ते हैं, और इसी कड़ी में आज भी मार्केट के महारथी में देवीना मेहरा, फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन, हमारे साथ जुड़ेंगी। सो इस एक्सक्लूसिव इंटरेक्शन पर भी नजर रखिएगा। लेकिन इस बीच निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पर एक नजर होनी चाहिए, क्योंकि बिगेस्ट इंट्राडे गेन निफ्टी रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले 1 महीने में आज के सत्र में देखने को मिला है। पिछले कुछ सेशन से, पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें, रियल एस्टेट सेक्टर जिसके लिए हम लगातार ये बात करते थे कि अपसाइकल ही दिखेगी, वहां पर कुछ कंसर्न्स नजर आ रहे थे। लेकिन आज रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये मजबूती का रुझान दिखा रहे हैं, मजबूती के साथ ट्रेड
ट्रेड करें। मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसके अलावा सोभा लिमिटेड और रियल एस्टेट की चुनिंदा कंपनियों के अब क्वार्टरली अपडेट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। चंदन जी, वैसे तो आपका नजरिया इस मार्केट में कॉशियस आउटलुक का है, जो कि हम बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आपकी नजरें रहती हैं। क्या राय रहेगी? एंट्री अपॉर्चुनिटीज अगर मिले तो इस सेक्टर को भी प्ले आउट करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए निफ्टी रियल्टी की बात करें तो निफ्टी रियल्टी थोड़ा सा वोलेटाइल रहा है और आप देखोगे कि रिकवरी इतनी होल्ड नहीं हो पा रही है। लास्ट वीक जो रिकवरी हुई थी वो वापस ऊपर में सेल ऑफ में तब्दील हुई है, तो बिल्कुल थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही रखना चाहेंगे। इनफैक्ट शोभा की बात करें तो वहाँ पे एक ब्रेकडाउन के बाद में ब्रेकडाउन के लेवल को रिटेस्ट करके करेक्टिव मूव आ चुका है और इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टी में तो नए शॉर्ट्स के बिल्टअप देखने को मिले थे। आज के दिन भी रिकवरी हुई है बट वापस सेल ऑफ देखने को मिला है, तो आई थिंक ये कमजोर कड़ी है और इसको अवॉइड करना चाहिए फिलहाल। पर एक नजर होनी चाहिए क्योंकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली इंडेक्स पर इस वक्त नजर आ रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखिए, 22,400 के लेवल्स के आसपास निफ्टी में हम देख रहे हैं थोड़ी सी गिरावट ऊपरी स्तरों से जरूर देखने को मिलेगी। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में आप देखेंगे ऊपरी स्तरों से कंसर्न, ऊपरी स्तरों से फ्रिजल आउट होते हुए गेन्स जो हैं नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल परेशान होने की बात नहीं है। इंडेक्स वाइज, स्टॉक वाइज मूवमेंट जरूर है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अभी थोड़ी देर पहले चंदन और डिम्पी जो जिक्र कर रहे थे कि ऑप्शन वाइज माइंडफुल ट्रिकी प्ले इस वक्त नजर आ रहा है बाजार में। सो क्लियरली तेजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन वायदा बाजार से अब भी दूर रह रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। इसमें कंजम्पशन का खेमा भी है। कंजम्पशन, आईटी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, नतीजों पर अगर देखें तो शुरुआत जो है नतीजों की इन तमाम प्लेयर्स से होती हुई दिखती है। वरुण बेवरेजेस 3-3.25% की तेजी, 535 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इंडियन होटल्स पर भी नजर होनी चाहिए। चंदन जी, होटल्स, एविएशन, ये सारे के सारे प्लेज आपके रेडार पर रहते हैं। एक तो वीबीएल और इंडियन होटल, एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी है उनके लिए राय दीजिए। बिल्कुल, होटल्स और कहीं ना कहीं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस वाला पूरा सेक्टर मेरे रेडार पे रहता है और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर में यही थीम इंडिया में वर्क करेगी, चाहे इंडिगो की बात करें, क्रूड प्लस कंजम्पशन, या फिर इंडियन होटल्स, या फिर दूसरे होटल्स की बात करें। इंडियन होटल की बात करें तो पिछले कुछ वीक से हम रिकमेंड कर रहे थे इसको और अच्छा खासा रिवर्सल भी देखने को मिला, लगभग 682 से लेके 858 तक का ऊपर के लेवल से सेल ऑफ आया है, बट मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से ये सब काउंटर है जो मार्केट वोलेटिलिटी के चलते नीचे का डिक्लाइन दिखा रहे हैं, अदरवाइज इनमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्राइस मूव बनना चाहिए। तो इंडियन होटल की बात करें तो डिप आता है तो खरीदना चाहिए। 745 के इमीडिएट सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 800 से लेके 825 तक के अपसाइड इंडियन होटल में बनने चाहिए। उसके अलावा दूसरे जो होटल कंपनीज है वहां पे भी ध्यान रखें। आईटीसी होटल में भी बाई ऑन डिक्लाइन का स्टेंस है, 185 का एक मेजर सपोर्ट है इस बार 215-225 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ठीक है, आईटीसी होटल और इंडियन होटल्स पर चंदन जी ने व्यू दी है। चंदन जी, आपने ही जिक्र किया इंटर ग्लोब का भी, इंटर ग्लोब पर भी लगे हाथ आप व्यू दे दीजिए, क्योंकि 3% की तेजी यहां पर भी है और क्रूड सस्ता हो गया है। उम्मीद करेंगे एटीएफ सस्ता हो जाए, बड़ा जो इनके पैसे जो खर्च करते हैं अपने ऑपरेशंस पे वो क्रूड में ही चला जाता है, तो आगे राहत भी दिख रही है और आगे ये गर्मी वाली छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो यहां पर भी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मेरे हिसाब से इसीलिए इंडिगो में हर कोई भी डिक्लाइन आता है तो खरीदारी के माहौल बदल जाते हैं और क्रूड का बेनिफिशियरी है, कंजम्पशन का थीम है और छुट्टियों का माहौल भी है और ट्रंकेटेड वीकेंड्स भी बहुत आने वाले इस महीने में, तो सारा का सारा असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लगातार 3-4 दिन से ट्रेवल कर रहा हूँ और वैसे तो ऑलमोस्ट हर वीकेंड रहता है, कभी भी किसी भी फ्लाइट में आपको सीट नहीं मिलेगी और प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 50-70% सर्ज हो जाते हैं। 2 दिन पहले जयपुर का ट्रिप था, ऐसा लग रहा था कि इतने क्राउड है। आज चाहे दिल्ली की बात करें या 2 दिन के बाद के ट्रिप की बात करें, सब में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये सेक्टर है मोमेंटम में। तो मैं तो इनफैक्ट मान रहा हूँ कि मार्केट रिकवर होता है उससे ज्यादा रिकवरी इंडिगो में देखने को मिलेगी। 5150 के आसपास के एक छोटे मोटे हर्डल है, इसके ऊपर ढंग से होल्ड कर दिया तो मेरे हिसाब से किसी दिन 5 से 10% की रैली दिखा देगा और वैसे भी स्टॉक अपने न्यू लाइफ टाइम हाई टेरिटरी में चल रहा है, तो पॉजिटिव बायस रहेगी। लेवल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे लगभग 5000 के सपोर्ट लगा सकते हो। 5150 के ऊपर होल्ड करें तो पोजीशन को और बढ़ाना चाहिए। 5250, 5350, 5500 तक के टारगेट भी यहाँ पे एक्सटेंड होने चाहिए। ठीक है, 5500 तक की उड़ान भर सकता है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर। और बिल्कुल चंदन जी, आप सही कह रहे हैं, कोई फ्लाइट खाली नहीं जा रही है। अगर हम इंटरग्लोब एविएशन की बात करें, 90% से ऊपर का पीएलएफ
PLF है, यानी कि पैसेंजर लोड फैक्टर। और मैं और मानसी कुछ दिनों पहले हम लोग इंदौर में थे और मतलब हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये मतलब बस अड्डे पर उससे कम भीड़ होती है शायद। ये हालत है आजकल एयरपोर्ट्स की। जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल क्राउडेड रहते हैं छोटे शहरों के, और अच्छे चल रहे हैं ऑपरेशंस। चलिए अच्छा है, इसी बहाने लोग पैसे बनाएं, कम से कम एक जगह तो विजिबिलिटी हो कम से कम, और वही कंजम्पशन में इंटरग्लोब एविएशन आप देखिए 5500 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। एक और शेयर पर जरा व्यू लेते हैं फटाफट। चंदन जी आपसे व्यू चाहिए। आप ये जरा EMS वाली जो कंपनीज है, आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी थोड़ी थोड़ी आ रही है, चाहे वो अंबर हो, डिक्सन हो, केन्स टेक हो, 2-3-4-5% के आसपास की बाइंग है। क्या ये सस्टेन करेगी या फिर बस ये ट्रेडिंग बाउंस एंजॉय करके अगर कोई नीचे ले रहा है ऊपर निकल जाए 5-6%, 7% बहुत हो जाएगा उसके लिए? सबसे देखिए इनमें ट्रेडिंग बाउंस को प्ले करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो ग्लोबल चिंताओं के बादल वो अभी तक पूरी तरह से छटे नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रम्प ट्वीट और ट्रम्प कमेंट जारी रहेगा। क्रूड का मूवमेंट, FIs का सेटअप, सेंटीमेंट, और याद रखें RBI पॉलिसी भी है, तो ये सारे वजह है वो कहीं ना कहीं स्विंग देते रहेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्विंग मिले छोटे से सपोर्ट से काम करे और कोई भी छोटे मोटे स्विंग में निकलते जाए। तो आई थिंक अंबर, डिक्सन जैसे काउंटर में इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि ब्रॉडर मार्केट ऊपर में नहीं टिक पाएगा तो इन सारे काउंटर को वापस सेल ऑफ में तब्दील हो जाएंगे। अब अगेन नीचे में बार्गेन बाइंग भी देखने को मिलेगा। तो इस चीजों को ध्यान में रख के अपनी रणनीति उसी तरह से बनानी चाहिए। ठीक है चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपने इंसाइट्स शेयर करने के लिए, और बारीकी से, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्निकल लेवल देख के चीज़ें। चंदन जी समग्रता में विश्वास करते हैं, नब्ज पकड़ते हैं, चैनल चेक भी करते हैं, और सारी चीज़ें एक साथ रख के फिर किसी स्टॉक पे एनालिसिस अपना देते हैं। चंदन जी थैंक यू सो मच आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और बताने के लिए कि इस बाजार में मौके कहाँ हैं और कहाँ पर अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर आज समय देने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन हेडलाइंस के साथ करेंगे 10 के बाजार की शुरुआत।